हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए प्रॉपर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे मूल विधि से। मूल विधि के अंदर भी हम शुरुआत करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 से, यानी कि बीएनएस 2023 से। इसके बाद हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आ जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो एक हमारा लोड कम हो गया है। उसको केवल सामान्य जानकारी लेंगे, उसकी धाराएं याद करने की जरूरत नहीं होगी, या उसके अंदर क्या क्या मूल प्रावधान है वो सब जानने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं मूल विधि के बाद बीएनएस हो गया आपका, बीएनएसएस हो गया। फिर आपके कुछ एक्ट हैं, जैसे महिलाओं बच्चों एससी एसटी के लिए एक्ट हैं, आपके पर्यावरण के लिए एक्ट हैं, तो वो सारे एक्ट देखेंगे। आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसको देखेंगे, ह्यूमन राइट्स वाला देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर एक एक क्लास में कंप्लीट होती जाएंगी। जो हमें मुख्य समय लगना है वो लगना है बीएनएस और बीएनएसएस में। फिर लगेगा हमको समय पॉलिटी में। पॉलिटी को बहुत डिटेल में करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी। इतनी ज़्यादा समझ बना देंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे आज की ही क्लास में आपकी ठीक ठाक समझ बन जाएगी। और आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हो, एक प्रकार से आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए जो संहिता बनाई गई है वो पढ़ने जा रहे हो कि कोई भी काम होता है तो वो अपराध होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो ये जानोगे। इसके बाद अगर वो अपराध है तो उसके लिए क्या सजा होगी, ये जानोगे। तो इसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं, अपराध क्या होता है, कुछ टर्म्स आते हैं लैटिन भाषा में, वो जानेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जब ये जान जाएंगे तो अपराध के कुछ तत्व वगैरह देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर जगह से बना है। फिर कुछ बाद देखेंगे कि मना स्थिति, जैसे बोला गया अपराध तब होगा जब व्यक्ति का आशय होता है अपराध करने का, यानी कि उसकी मना स्थिति होती है। तो उस पर कुछ वाद आए हैं। वाद मतलब क्या होता है ये समझ लो। न्यायालय में मुकदमे, इनको बोला जाता है वाद। दो तरीके के मुकदमे होते हैं जो पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ते हो आप सामान्य लॉ के लिए, जो सामान्य कानून होते हैं उन पर न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं वो। दूसरे होते हैं संविधान। संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं ना, उनकी भी न्यायालय व्याख्या करता है, तो उस पर भी वाद होते हैं, तो वो पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे। फिर आ जाएंगे हम, ये सब परिभाषाएं देखने के बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी के बारे में थोड़ा सा जान लोगे, कब आई थी, क्या आई थी, कितने प्रावधान, कितनी धाराएं थी, ठीक है। तो ये 4-5 लाइनें आईपीसी के बारे में जानोगे, क्योंकि इसी को ही रिप्लेस करके आई है बीएनएस 2023। फिर पूरी बीएनएस का शुरुआत से लेके एंड तक एक एक धारा। तो आज हम क्या धाराएं, कितनी धाराएं तक देखेंगे, 13 धाराएं तक। यहाँ पर आपका माइंड मैप बना दिया है कि याद कैसे करना है। आज की क्लास बहुत अच्छे से देख लेना। जैसा मैंने बोला है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज ऐसे समझा दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा कि याद होती चली जाएगी। और एक ही क्लास में आप देखोगे, क्योंकि आज की क्लास में क्या है, टोटल अगर धाराएं देखो आईपीसी से इसे कंपैरिजन करो अगर, तो पहले अध्याय में आपकी 3 धाराएं हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर जो सेकंड धारा थी बीएनएस में, जो सेकंड धारा है वो परिभाषाएं हैं उसमें। अब उसकी उपधाराएं हैं 39 तक, 2-1 से शुरू होती है और 2-39 तक जाती हैं, यानी कि 39 धाराएं, कुछ उपधाराएं भी बीच में हैं। तो इतनी धाराएं हैं। सेम धाराएं आईपीसी में 2 से शुरू होकर 52A तक जा रही थी, यानी कि 52-51 धाराएं आप केवल धारा 2 में समाहित हो गई हैं, वो देखोगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी परिभाषाओं से पूछे गए हैं, तो एक एक परिभाषा उसका मतलब क्या होता है, किस धारा में दी गई है, ये सब जानोगे आप। तो धारा 13 तक पढ़ोगे तो आज अगर देख लो ओवरऑल तो कम से कम 60 से 65 धाराएं आईपीसी की जो होती हैं वो आज की क्लास में ही आ जाएंगी बीएनएस के रूप में। फिर धाराएं यहाँ से देख लो, वो सारी डिटेल में एक एक चीज, और हर चीज का मतलब समझाते जाऊंगा तो बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। इसके बाद जब ये धाराएं आपकी समाप्त होंगी तो फिर हम कुछ बाद पढ़ेंगे। 23 से 24 बाद हैं जो पूछे जाते हैं, तो सारे बाद हमने यहाँ पे दे दिए हैं कि किस चीज़ से संबंधित था। जैसे सामान्य आशय से संबंधित, अभी तो आईपीसी की धारा की है, जैसे ही आपको पढ़ाते जाएंगे, जैसे ये वाली धारा है तो बीएनएस में ये कौन सी धारा आ गई, सामान्य आशय वाली धारा 3, उसकी उपधारा 5, ऐसे इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो ऐसे चल के आप सारे एक्ट भी, जितने भी वाद हैं आपके जो एक्ट से संबंधित थे धाराओं से, वो सारे आ जाएंगे आपके। तो
ठीक ठाक समझ आज की क्लास में बन जाएगी। चलिए अब शुरुआत पर चलते हैं। जो भी गंभीर अभ्यर्थी है, पहली क्लास से सिंसियर हो जाना। आज की क्लास का डेटा ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आपने 2 क्लास और इसके साथ मिस कर दी, फिर उसको कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली क्लास से आज जो आप पढ़ रहे हो, इसको कल सुबह रिवाइज कर लो, पूरा रिवाइज कर लो जो आज आपने पढ़ा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि कोशिश करो नोट बनाने की। शुरुआत में 8-10 क्लास के अगर आपने नोट बना लिए, शॉर्ट नोट्स ही बना लो, लेकिन अपनी भाषा में नोट बना लो, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है रिवीजन करने में। ठीक, अब सिलेबस पर आते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉलिटी के साथ और जीएस सब्जेक्ट ये कंप्लीट होगा आपका, इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ये 100 नंबर का कि एक एक प्रश्न आपको आना चाहिए, यहाँ से हम ये इंश्योर करेंगे। इसके बाद हिंदी का कंटेंट अभी मैं तैयार करा रहा हूँ। जैसा मैंने बोला 1 महीने तो अभी आपकी मूल विधि चलेगी, मूल विधि हो गया, इसके बाद अगर मूल विधि समाप्त होती है तो उसके साथ में पॉलिटी शुरू हो जाएगी। फिर 1 महीने बाद पैरेलली आपकी हिंदी चलेगी, एक टॉपिक पर आपकी क्लास आएगी, अगले दिन उसी टॉपिक पर एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू टेस्ट में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस इतने तो मिनिमम होंगे ही होंगे। किसी किसी टेस्ट में 400 प्रश्न भी होंगे। अधिकांश प्रश्न वो होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो फिर जब आप देखते हो इस तरीके से रिवीजन हो जाता है, तो इन्हीं प्रश्नों में से एमसीक्यूज में से ही अधिकांश आ जाते हैं। अगर 50 प्रश्न पूछे गए ना, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये देखा गया है कि 48 से 49 प्रश्न तो आपके पुराने प्रश्नों से आ जाते हैं। हिंदी में नए प्रश्नों की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हिंदी की भी तैयारी ऐसी करा देंगे कि एक एक प्रश्न यहाँ के स्टूडेंटों को आना चाहिए। टोटल 100 + 100 ये 200 नंबर आप लोग हम पर छोड़ दो। इतनी तैयारी करा देंगे कि यहाँ के स्टूडेंटों को कम से कम नहीं तो उस परीक्षा में केवल इन 200 नंबर में 30+ नंबर का एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट पर, और ये बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम मूल विधि से। सबसे पहले तो विधि समझ लो क्या होती है। विधि मतलब होता है कानून, और कानून वो होता है जो संसद द्वारा पारित हो या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित हो। विधानमंडल में क्या आ जाता है आपका, राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। कानून तभी बनता है जब दोनों जगह से पास हो जाए, और इसके बाद अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति के साइन हो जाए, और अगर राज्य में है तो राज्यपाल के साइन हो जाए। ठीक, ये बन गया कानून। दूसरा होता है संविधान, संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान में चूंकि संविधान बार बार नहीं बनता है, संविधान एक बार बन गया, अब इसके बाद जो भी होगा इसमें संशोधन ही होगा। नए प्रावधान जोड़ने हैं तो भी उसे संवैधानिक संशोधन बोला जाएगा। पुराने प्रावधान में कुछ बदलाव करना है तो भी संवैधानिक संशोधन बोला जाएगा। जैसे अभी हाल ही में कल ही सरकार ने बोला है वो 130वां बिल लेके आएगी, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल लेके आएगी। ठीक है, अगर ये बिल पास हो गया तो फिर एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान में और सामान्य विधि में अंतर है। संविधान संशोधन में पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी चीज अपराध, एक शब्द का जिक्र होगा अपराध का। क्या होता है अपराध, तो समझो अपराध पहले तो ये होता था राजा की मर्जी पर डिपेंड करता था, जब राजशाही चलती थी कि किसी ने कुछ काम किया, राजा उसको डिसाइड करेगा ये अपराध है कि नहीं, खुद उसकी सेना कुछ भी करती रहे वो चलेगा। फिर जो पश्चिमी देश हैं वहां पर एक आवाज उठी, धीमे धीमे समझ आई, तो उन्होंने क्या बोला कि लिखित कानून होने चाहिए, लिखित कानून होने चाहिए, और कानून में जो चीज अपराध के रूप में वर्णित है, जो भी कृत्य है, जो कार्य अपराध के रूप में वर्णित है, केवल वही अपराध माने जाएंगे, और उस अपराध के लिए जो सजा वर्णित है केवल वो सजा दी जाएगी। अगर कोई कृत्य कानूनों में अपराध के रूप में वर्णित नहीं है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। ये पश्चिम से अवधारणा आई, कहाँ पर, सारी दुनिया में फैली। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है। विधि द्वारा निषिद्ध, ऐसे कार्य जिस पर विधि द्वारा रोक लगाई गई है, निषिद्ध किया गया, तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर हो। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, तो पहले तो मूल्य समझो, मूल्य किसे कहते हैं।
मूल्य वो व्यवहार हैं जो समाज में प्रधानता ले लेते हैं। ठीक, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या शब्द लगा दिया है, नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर हो, है ना। एक होता है रुचिकर, पसंदीदा, और एक होता है अरुचिकर। तो जो नैतिक मूल्यों के खिलाफ मूल्य हो, वैसे अगर कोई कार्य करते हो तो वो भी अपराध कहलाता है। लेकिन अगर वो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है तो अपराध नहीं होगा। तो विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर कार्य हो, ऐसा किसने बोला, स्टीफेन ने। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्टीफेन ने क्या बोला था। हर एक जो भी विशेषज्ञ होगा, लॉ का विशेषज्ञ, है ना, दार्शनिक जो होगा, अगर वो कानून के बारे में कुछ बोल रहा है, या लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द, अवधारणाएं वहां से क्वेश्चंस बने हैं, और ऑलमोस्ट सारे शब्द या अवधारणाएं यहाँ पर आ गई हैं आपकी आज की ही क्लास में, और सारे बाद आ गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब अपराध तथा दंड के निर्धारण के लिए दो सूत्रों की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया था कि अगर विधि द्वारा पहले से कोई कानून नहीं बना और उस कानून में कोई कृत्य दंड के रूप में नहीं वहां पर लिखा गया तो वो दंड नहीं माना जाएगा। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, क्या है, नुलम क्रीमेन साइन लेगे। इसको पढ़ लेना, इसका लैटिन जो लोग होते हैं वही जानेंगे इसका उच्चारण क्या होता है। वो तो जो लिखा है वो मैंने बता दिया, ये स्पेलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह किसी विधि के अंतर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता। डायरेक्ट आपसे ये लाइन पूछी जाएगी और उसका मतलब पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता है, और फिर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। मैं हाईलाइट करता जाऊंगा वो शब्द जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला शब्द क्या है, नुला पोएना साइन लेगे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए या ऐसे कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है। अगर कानून द्वारा किसी कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है और वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे अभी कल की ही बात बता दे रहा हूं, अभी तक आप देख रहे होगे ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन सट्टेबाजी इतनी हाई हो गई थी, क्योंकि सट्टेबाजी पर तो इंडिया में प्रतिबंध है, सट्टेबाजी जुआ पर। लेकिन जिस टाइम पर एक कानून बना था, प्रतिबंध लगा था, उस टाइम पर डिजिटल और इंटरनेट जैसी कोई चीज ही नहीं थी, बहुत पुराना कानून है। तो लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऑनलाइन सट्टेबाजी भी चलेगी। उसी का फायदा ये जितने भी थे ड्रीम 11 और जो टीम बनाने वाले, रमी खेलने वाले, इन सब ने फायदा लिया और भारत में ये इंडस्ट्री हो गई थी $4 बिलियन की। कल कानून आया, लोकसभा से पारित हो गया, रोक लगा दी गई है 3 साल, 3 इयर्स की जेल या 1 करोड़ जुर्माना। बैंकों को बोल दिया गया है ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है इनको ट्रांजैक्शन इनके बैन करो, तो खत्म हो जाएगा इनका। शेयर मार्केट में जो भी था ना ये लिस्टेड, बहुत बुरी तरह से कल इनके शेयर भी गिरे हैं, तो इस पर बैन लगा दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग तो सरकार प्रमोट कर रही है, लेकिन अब ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद हो गई। तो जब तक कोई कानून नहीं था, अभी भी ये कानून नहीं बना, अभी लोकसभा से पारित है, शायद राज्यसभा से भी आज हो ही गया होगा, जब तक ये क्लास, अभी मैंने न्यूज नहीं देखी, और राष्ट्रपति भी 1-2 दिन में साइन कर ही देंगे। तो कानून बन जाएगा जिस दिन राष्ट्रपति साइन करेंगे। ठीक है, तो अभी जब तक इस पर कानून नहीं बना था, लोग चला रहे थे, आराम से पैसा कमा रहे थे, सरकार ने भी टैक्स लगा दिया था इन पर, 30% सरकार भी कमा रही थी। लेकिन अब ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी। तो इसका मतलब यही हुआ, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस टाइप की जो चीजें इंडिया में कहां से आई, है ना, कि विधि द्वारा जो निषिद्ध नहीं उसे दंडित नहीं कर सकते हैं, जिस पर कानून नहीं है वो अपराध नहीं कहलाएगा। ये सब आया तो है लैटिन अमेरिकी शब्दों से, लेकिन लेके कौन आए, अंग्रेज हमारे यहाँ पर। उन्होंने ही कानून का शासन, लिखित कानूनों द्वारा शासन, ये सारी अवधारणाएं अंग्रेज लेके आए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। पहली क्लास है, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, यूपीएससी के भी छात्र क्यों ना हो, हर चीज़ को समझ लें। सपोज करो 90% चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन 10% एड ऑन हो जाएंगी, तो फिर आपकी आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे की क्लासें, पहली क्लास में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं जो भी आती हैं। ठीक है, अब आते हैं इससे, इन दोनों शब्दों से क्या चीज़ निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान के अनुच्छेद उठाओ आप,
संविधान भाग 3 मूल अधिकार है भाग 3 में, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 ये दोनों आपराधिक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना इंडिया का, इसके आधार है। आप अनुच्छेद 20 में क्या है, 3 चीजें हैं। नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा है कि स्वयं के खिलाफ किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह के रूप में नहीं बनाया जाएगा। ठीक। एक्स फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है कि जो कानून है, क्रिमिनल कानून है, वो आपके भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। क्या होता है भूतलक्षी प्रभाव? कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है आज की डेट में 21 तारीख को, 21 अगस्त को, और उसने जो भी अपराध किया तो 21 अगस्त तक जो भी कानून लागू हैं उसमें उस अपराध के लिए जो सजा होगी केवल उसको वो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 22 अगस्त या 23 अगस्त को कोई नया कानून बना दिया, क्योंकि जनता में बहुत रोष है और उसमें जो भी सजा का प्रावधान किया उस कानून के तहत इस व्यक्ति का ट्रायल करा दो। नहीं, भूतलक्षी प्रभाव मतलब भूतकाल में जाके किसी भी क्रिमिनल कानून का प्रभाव नहीं होगा। सिविल कानूनों का प्रभाव होता था। अभी वोडाफोन का एक केस चल रहा था, वोडाफोन पर यही भूतलक्षी प्रभाव से सरकार ने टैक्स लगाया था अच्छा खासा, 18-20 हजार करोड़ का, लेकिन वो कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया था। ठीक। तो नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि उस समय पर जो विधि है उसी के द्वारा ही किसी को दंडित किया जा सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि किसी एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, दो दो सजाएं नहीं दी जा सकती हैं एक सिंगल अपराध के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, अब उसने कोई हत्या कर दी तो उसको यहाँ पर भी सजा मिल गई है 15 साल 14 साल की, जैसे यहाँ सजा मिल गई, या आजीवन कारावास, और सजा काट के वो व्यक्ति आया और फिर बोले कि हमें नौकरी दो, हमने तो सजा काट ली। नहीं, उस पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है। अगर उसने कुछ अपराध किया तो विभाग उसको नौकरी से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। इसको डबल सजा में नहीं काउंट होगा, विभागीय कार्यवाही पर कोई रोक नहीं। ठीक है। और ये सारी चीजें कहां से आई हैं आपकी? अनुच्छेद 20 से। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर आपने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करो, पसंद का वकील दो, और किस बेस पर आपने उसको गिरफ्तार किया है वो बेस भी बताओ। लेकिन ये सारी चीजें किस पर हैं? सामान्य गिरफ्तारी पर। अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, यानी कि निवारक नजरबंदी भी उसे बोलते हैं ना, उसकी तहत लिया गया है उसको, तो फिर ये सारी चीजें बेस बताने की भी जरूरत नहीं होती है, और न्यायालय में भी पेश बिना एफआईआर के उसको आप रख सकते हो। अलग अलग है, जैसे एनएसए हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना। इसके बाद आपका अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए, ये सब एक्ट इसलिए बनाए गए हैं। ठीक है, वो अलग है, जब हम संविधान में आएंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल समझ बनाने के लिए समझ लो कि जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 पर डिपेंड है। अब अपराध के तत्व देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कोई भी अपराध है उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो 4 तत्व होने बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहले तो जो भी अपराध, जो भी कृत्य करता है वो मनुष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जीव जंतु जानवर उसमें अपराध, हालांकि ऐसा भी होता है, कई बार देखा होगा कि कोई पशु को भी थाने में जब्त कर लेते हैं, है ना, उसने अपराध किया, बट ऐसा नहीं, उसका कोई ट्रायल वगैरह नहीं चलता है, बस ये है कि उसको रोकने के लिए उस टाइम पर जब्ती हो जाती है। तो पहली चीज तो वो मानव होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी संहिता में मनुष्य द्वारा किए गए कृत्यों पर ही अपराध और दंड की बात की गई। दूसरी चीज, उसका जो कृत्य है ना, कृत्य करने के लिए उसका आशय जो होना चाहिए वो दुराशय होना चाहिए, मतलब बुरा आशय होना चाहिए। उसकी जो मना स्थिति है वो भी अपराध करने वाली होनी चाहिए। अगर मना स्थिति अपराध करने वाली नहीं है फिर उससे कोई कृत्य हो गया, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, सपोज करो कोई शेर है, यहाँ पर है कोई टाइगर, इस व्यक्ति पर हमला कर रहा है। अब यहाँ पर एक थर्ड व्यक्ति है जिसके पास बंदूक है। अब वो देखता है कि शेर ने हमला कर दिया, हमें बचाना है, लेकिन उसको ये भी पता है कि शेर और ये लिपटे, हमला हो रहा है तो क्या है, दोनों लिपटे हैं, इस व्यक्ति की भी जान जा सकती है। और अगर वो गोली चलाता है और सच में इस व्यक्ति की जान चली गई गोली से,
तो इस पर हत्या का या कोई भी केस नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आशय खराब नहीं था, सद्भावना पूर्वक इसने कार्य किया है, इसको बचाने के लिए किया। ठीक है, तो उसका आशय क्या होना चाहिए, वो भी आपराधिक होना चाहिए। दो चीजें। तीसरी चीज क्या है, कृत्य जो है वो आपराधिक होना चाहिए, यानी कि वो जो संहिता, ये जो है बीएनएस या कोई भी कानून के द्वारा उस कृत्य को अपराध घोषित होना चाहिए। और चौथा है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो क्षति होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक क्षति भी तो होती है। मानसिक क्षति हो या फिर उसकी, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा की क्षति हो, कोई भी क्षति होगी तो ये भी होने चाहिए। तो अपराध के ये चार तत्व हैं, ये ध्यान रखो, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। फिर आते हैं मानव। मानव क्या है पता ही है, मनुष्य, नर हो, नारी हो या ट्रांसजेंडर हो, ये हो, इनके द्वारा कृत ही क्या कहलाएंगे, अपराध कहलाएंगे। दुराशय। दुराशय पर एक लैटिन भाषा का पूरा लाइन है, क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट रिया। क्या मतलब हुआ, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। इन्हीं चीजों के लिए आप देखोगे अगला जो अध्याय 3 है ना, वो पूरा इसी पर डिपेंड है। अपवाद दिए गए हैं उसमें कि क्या क्या अपवाद है, कौन सा व्यक्ति अगर उसने कोई कृत्य कर भी दिया लेकिन वो अपराध के रूप में नहीं मान्य होगा, वो सारे अपवाद हैं। जब हम अध्याय 3 पर आएंगे तो वो सारी चीजें बताएंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, दुराशय के अभाव में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। यहां से कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के बना है, इसको समझ लो अच्छे से। अब मना स्थिति, व्यक्ति का आशय अच्छा था गलत था, इस पर बहुत सारे वाद हुए हैं। वाद के नाम सीधे पूछे जाते हैं कि मना स्थिति से संबंधित या आशय से संबंधित कौन कौन से इनमें से वाद हैं, तो सीधा ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। आर बनाम प्रिंस वाद। ठीक, आगे चल के हम क्या करेंगे, टोटल बाद हमने देखे हैं 30 से 35 बाद हैं आपके, जो सारे कानूनों पर आ जाते हैं, आज भी सारे हैं। आगे चल के इन बातों पर थोड़ी और जानकारी देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब बीएनएस आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे, उसको धारा से रिलेट भी कर पाओगे। अभी तो केवल नाम जान लो, क्योंकि अधिकांश प्रश्न नाम से ही सॉल्व हो जाते हैं कि किस चीज से संबंधित है और क्या बाद का नाम है। दूसरा है क्वीन बनाम टालसन। तीसरा है सिराज बनाम डी रूटजन। चौथा है नाथूलाल बनाम एमपी राज्य यानी मध्य प्रदेश राज्य। पांचवा है महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज। तो ये वाला जो व्यक्ति है ना, उसका नाम याद रखा करो। छठवां है हार्डिंग बनाम प्राइस। और सातवां है होप्स बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन। ये सारे बाद हैं व्यक्ति के आशय से संबंधित या मना स्थिति से संबंधित है। अगले उस पर चलते हैं। तीसरा जो तत्व है वो होता है आपराधिक कृत्य, कि केवल आशय खराब होने से कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मन में तो आपने पाल रखा है, दुनिया भर के लिए बुराई पाल रखी है कि ये मिल जाए तो इसको मार मार के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब तक आप उसको मार नहीं रहे हो तब तक आप अपराधी नहीं कहलाओगे। तो क्या कृत्य भी जरूरी है, तो या तो आपराधिक कृत्य हो, कार्य यानी कि, या फिर लोप हो। लोप मतलब होता है चूक, आपका दायित्व था कोई काम करने का, आपने वो काम नहीं किया, तो वो चूक अगर आपने की तो भी आप अपराधी कहलाओगे। लेकिन वो वाले लोप होने चाहिए जो यहाँ पर वर्णित है, अलग अलग धाराओं में आएंगी वो आगे चल के। ठीक है, तो कोई कृत्य या अवैध लोप हो तो वो भी क्या कहलाएगा, आपराधिक कृत्य। और चौथा तत्व क्या है, क्षति होनी चाहिए, शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की, इनमें से कोई एक क्षति होनी चाहिए। ये भी एक चौथा तत्व है आखिरी। अब अपराध के चार चरण, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अपराध के चार चरण कौन से हैं या इनको क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले तो व्यक्ति मना स्थिति बनाता है, यानी कि आशय बनाता है अपराध करने का, प्रथम चरण। जब उसने आशय बना लिया तो फिर उसकी कुछ तैयारी करेगा ना। अगर उसने चोरी का कोई आशय बना लिया तो कुछ तैयारी करेगा, इतने टाइम पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, जब ये लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, कोई अगर खतरा रहा है तो बंदूक लेके जाएंगे, मतलब वो सारी चीजें पूरी तैयारी करेगा। तैयारी करने के बाद वो व्यक्ति प्रयत्न करेगा, प्रयत्न उसने किया, और अंतिम है उसका परिणाम। प्रयत्न करने के बाद वो कार्य करेगा ना, तो कार्य का निष्पादन करेगा या वो परिणाम में।
तो ये चार चीज़ें क्या हैं, अपराध के चारों चरण हैं और ये इनका ऑर्डर है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, यहाँ से पूछा जाता है। कुछ फैक्ट अब जान लेते हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, मैंने पहले बताया था आपको, 1833 का एक्ट आया जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। अब 1833 में हम स्वतंत्र तो थे नहीं, विलियम बेंटिक की सरकार थी, यहाँ पर एक एक्ट आया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। इस एक्ट में ही प्रावधान था किस चीज का, कि एक विधि सदस्य ऐड किया जाए जो कानूनी मामलों पर वायसराय और उसकी कार्यकारिणी रहती थी। इस समय पर कार्यकारिणी क्या रहती थी, 1+3 की थी। एक वायसराय था, यानी वायसराय तो बाद में बना, वायसराय कब बनेगा ये आपका, जब 1857 का संग्राम हो जाएगा, यानी 1858 में ये वायसराय कहलाने लगेगा। इस समय पर इसे क्या बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक था जैसे मैंने बोला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी कार्यकारिणी में 3 व्यक्ति सलाह देने के लिए हैं। एक विधि सदस्य और जुड़ गया तो ये अस्थाई है, लेकिन ये स्थाई नहीं है, अभी ऐसे बन गया। ठीक, यहां पर 1853 के कानून में क्या होगा, 1853 के कानून में जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसे ले लो, जैसे अभी मंत्रिपरिषद होती है, मोदी जी हैं उनके सभी मंत्री हैं, तो कोई भी निर्णय लेना है मंत्रिपरिषद लेती है। लेकिन क्या कोई कानून बनाना है तो मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है? कानून पारित कौन करता है, संसद। मंत्रिपरिषद के निर्णय लेने से कुछ नहीं होता, मंत्रिपरिषद तो क्या करती है, ड्राफ्ट लेके आएगा कोई मंत्री और उसको पास कर देगा कि हाँ यही ड्राफ्ट या यही कानून संसद में रखा जाएगा। लेकिन जब तक संसद पारित नहीं करेगी वो कानून नहीं बनेगा। 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट आया जो अंग्रेज लेके आए, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि कानून बनाने के लिए या कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए 6 सदस्य, अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे। यानी मंत्रिपरिषद का काम अलग कर दिया और कानून वाला काम अलग कर दिया। इन्हीं सदस्यों में से जैसे मैंने बोला +1 जो विधि सदस्य आपका अभी अस्थाई था ना, 1+3+1 एक अस्थाई था, इसको स्थाई कर दिया तो 1+4 हो गए। ठीक, यानी कानून पर अब ये जोर दे रहे हैं। इसी समय मैकाले की अध्यक्षता में पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए कि भारत की एक संहिता अलग से हो, जो भी अपराध होते हैं उनके लिए, किस अपराध के लिए क्या सजा हो, कौन सा काम अपराध हो, ये पूरी संहिता, इसको पूरा बोलते हैं कोडिफिकेशन। जहाँ संकलन होता है, अलग अलग कानून एक जगह आ जाते हैं बुक में, उसे बोलते हैं संहिता। तो एक पूरा कोड हो इंडियन। मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनी, ड्राफ्ट तैयार हुआ। 1860 में ये ड्राफ्ट आपका कानून बन गया, क्योंकि वायसराय को साइन करने थे, वहाँ तो पास कराना नहीं होता था, है ना। तो वायसराय ने 1860 में, अभी वायसराय बन गया था। ठीक, वायसराय का नाम चेंज हो गया था, मतलब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। 1858 का स्वतंत्रता संग्राम यानी 57 का हुआ, 58 में ये वायसराय बन गया, उसने साइन कर दिया तो ये बन गया आपका कानून। 1862 में लागू हो गया। इतनी आईपीसी की आपकी कहानी है। ड्राफ्ट किसने तैयार किया, मैकाले ने। ठीक, तो यही सारी चीजें। 1860 का अधिनियम संख्या 45। अधिनियम संख्या भी कई बार पूछ लेते हैं, तो अधिनियम संख्या क्या होती है, सपोज करो 2023 का संसद का सत्र जो शुरू हुआ, पहला सत्र कहाँ से शुरू होता है आपका, बजट सत्र होता है। शुरुआती सत्र क्या होता है, बजट सत्र, जनवरी में शुरू हो जाता है ना, जनवरी लास्ट तक। तो इसी सत्र में किसी भी संसद का जो पहला सत्र शुरू होता है किसी भी वर्ष का, ठीक है, वहीं से जो उस वर्ष के जो भी कानून है, पहला कानून आया उस वर्ष में तो उसको क्या दे दिया जाएगा, अधिनियम संख्या 1। दूसरा आया अधिनियम संख्या 2। तो ऐसे ही ये संख्या क्या थी, 45वां कानून था जो कानून बना था उस वर्ष का 1860 का, तो इसकी अधिनियम संख्या क्या है, 45वीं। आप देखोगे जो बीएनएस है वो भी अधिनियम संख्या 2023 की क्या है, 45 ही है। ये एक समानता है इसमें। ठीक है, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर द्वारा ये कानून बना और 6 अक्टूबर 1860 को ये कानून बन गया। प्रवर्तन यानी लागू होने की तिथि, लागू होना अलग चीज है, मैंने पिछली क्लास में ही बताई थी।
ध्यान रखो, जिन लोगों ने इसके पहले एक क्लास आई थी जिसमें 100 पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एसआई के, इन पर क्लास हुई थी, उसमें बहुत डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की थी। जिसने भी नहीं देखी है, इस क्लास में भी मैं लास्ट में लगा दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर जाओ प्लेलिस्ट बनी हुई है एसआई करके, यूपीएसआई करके, उसको जरूर देख लेना। तो आज आप जो पढ़ रहे हो या आगे जो पढ़ोगे ना, उस क्लास से सब कुछ पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कब पूछी गई और कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो लागू कब हुई है ये? 1 जनवरी 1862 में। कोई भी कानून होता है, कानून संसद बनाती है, लेकिन वो कानून कब लागू होगा ये डिसाइड करती है केंद्र सरकार। अगर केंद्रीय कानून है, उसे ये पावर दे दी जाती, कानून में ही लिख दिया जाता है कि ये लागू तब से लागू होगा ये कानून जब जब केंद्र सरकार जो भारत का गजट है उसमें प्रकाशित करे, और जो डेट मेंशन करे तब से लागू होगा। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कानून बन गया, दुनिया भर के जितने भी प्रोटेस्ट होने थे 19 में ही हो गए, सब खत्म हो गया। लागू कब किया? 2024 में। ठीक, तो ये भी कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 से। प्रारूपकर्ता कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। 23 अध्याय थे। अभी वाली जो आपकी बीएनएस है उसमें अध्याय कितने हैं? 20। 511 धाराएं थी यहाँ पर। जो बीएनएस है उसमें कितनी धाराएं? 358। ये ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ से आपका रियल सिलेबस शुरू होता है, लेकिन जो पिछला अभी बताया सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई भी चीज़ इग्नोर मत करना। अगर आपसे धारा आईपीसी की ना भी पूछी गई, लेकिन उससे संबंधित जो विषय है, जो भाषा है किसी धारा की, वो सेम ही है, ज्यों की त्यों रख दी है, वो चेंज नहीं हो रही है। उससे संबंधित जितने वाद हैं वो सब आपके पूछे, पहले भी पूछे गए और इस बार भी सेम ही पूछे जाएंगे वैसे ही। तो बीएनएस 2023 आईपीसी की इसने जगह ले ली। 2023 की अधिनियम संख्या जैसे मैंने बताया था ए बी 45 है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। लोकसभा से कब पारित हुआ? 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ? 21 दिसंबर 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति या ये अधिनियम कब बना? जिस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है उसी दिन या तो कानून, जिसे बोलते हैं कानून कब बना या अधिनियम कब बना, एक ही बात है। तो ये कब बना? 25 दिसंबर 2023 को। प्रवर्तन इसका कब हुआ या ये कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2024 से। आगे चलते हैं। माइंड मैप अब बना लो, क्योंकि अब हम आ जाएंगे सारे अध्याय इसके बीएनएस के और इसके अंदर एक एक धारा पर। तो सबसे पहले माइंड मैप बना लो। जो भी 1947 के बाद जो भी कानून हमारे यहाँ बन रहे हैं, कुछ चीजें इसमें कॉमन है। सबसे पहले अध्याय 1। अध्याय 1 में अधिकांश कानूनों में या तो 2 धाराएं तो सब में रहती हैं, किसी किसी में 3 धाराएं रहेंगी। ठीक, उनमें धाराओं में क्या रहेगा? सबसे पहली जो धारा रहेगी उसमें उस कानून का नाम होगा, उस एक्ट का नाम क्या होगा, यानी संक्षिप्त नाम। दूसरा, उसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तीसरा, उसका प्रवर्तन कब से होगा, यानी कब, किस डेट से लागू होगा। 3 चीजें ये पहले ही धारा में रहती हैं। चाहे आप बीएनएस पढ़ोगे, आगे चल के बीएनएसएस पढ़ोगे, सब में यही रहेगा। और जितने भी वन्यजीव अधिनियम, जो भी अधिनियम होगा आपका, पंचायती राज भी लोगों ने पढ़ा था, मंडी सचिव का अधिनियम पढ़ा था, मंडी अधिनियम, सब में सेम है। ठीक, जो दूसरी धारा रहेगी वो काफ़ी विस्तृत रहेगी, इसकी उपधाराएं कई सारी रहेंगी। जैसे मैंने बताया, इस वाले एक्ट में जो सेकंड धारा है वो 2(1) से शुरू होती है और 2(39) तक जाती है। इतनी सारी उपधाराएं हैं। इन उपधाराओं में परिभाषाएं दी रहती हैं। हर एक शब्द जो आपके एक्ट के अंदर यूज हुआ है उसकी परिभाषा क्या होगी, इसमें रहेगी। फिर जो तीसरी धारा रहती है वो इसी का ही, जो परिभाषाएं दी हैं ना, इनका ही कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देंगी कि ये ऐसा था, वो वैसा था। ठीक, इतनी चीजें ये कॉमन है। तो इसमें से अगर कोई परिभाषा पूछी जाती है ना, अगर आपको उपधारा याद भी नहीं है तो धारा याद रखो, वो 2 के अंदर होगी। धारा 2 की ही कोई ना कोई उपधारा होगी, परिभाषा, और शीर्षक, नाम या विस्तार होगा वो धारा 1 में होगा। ठीक, तो अध्याय 1 में क्या है? धारा 1 से 3 तक है और प्रारंभिक इसका नाम है शीर्षक। अध्याय 2 में क्या है? धारा 4 से 13 तक है। और ये धाराएं सारी अध्याय 2 वाली दंडों के विषय में है। तो अगर आपको अध्याय का नाम भी याद रहा ना तो आप सेंस कर पाओगे
कि दंड कितने प्रकार के होंगे, कोई दंड होगा तो किस अवधि तक हो सकता है, कोई जुर्माना है तो कितने तक जुर्माना लग सकता है, वो सारे प्रावधान आपके अध्याय 2 में या धारा 4 से 13 तक मिल जाएंगे। यानी धारा 4 ही है, 6 प्रकार के दंड होंगे इसमें लिखा है। 4 का में क्या लिखा है, मृत्युदंड। खा में क्या लिखा होगा, आजीवन कारावास, है ना। गा में क्या लिखा होगा कि कारावास है जो 2 प्रकार का होगा, एक तो आजीवन वो अलग है, फिर आजीवन कारावास के अलावा अन्य कारावास 2 प्रकार के होंगे, कठोर कारावास या सादा कारावास, है ना। फिर चौथे प्रकार का दंड होगा आपका फाइन लगाना, पांचवा संपत्ति जब्त, और छठवां जो नया ऐड किया है वो क्या ऐड कर दिया है इन्होंने, जो कम्युनिटी सामुदायिक सेवा। ये सब आपकी धारा 4 के पार्ट हैं। फिर धारा 5 में यहां पर मेंशन कर देगा कि सरकार अगर चाहे तो इन जो भी दंड दिया गया है उसमें कमी भी कर सकती है। तो ऐसे करके अभी मैं आगे देख रहा हूं, बस इतना समझ लो। फिर अध्याय 3 में क्या है, धारा 14 से लेके 44 तक पढ़ोगे, और ये साधारण अपवाद दिए हुए हैं। पहले अपवाद वो दिए हैं कि जैसे बालक हो, विकृत चित्त हो, है ना, न्यायालय के आदेश के पालन में अगर कोई, सपोज को न्यायालय ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया, अब जो जल्लाद उसे फांसी दे रहा है फिर बोलोगे इसने भी हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं है। न्यायालय के आदेश के पालन में कोई कार्य किया गया वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो वो सारे अपवाद दिए हैं। आगे चल के विकृत चित्तता, अनैच्छिक मत्तता, मत्तता, फिर और आगे चले जाओगे तो धारा 34 से लेके 44 तक क्या है, निजी प्रतिरक्षा में या आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये सारे अपवाद हैं कि आपसे कोई ना कोई कृत्य हो गया, किसी की सपोज करो ऐसी चीज हो गई जो अपराध में वर्णित है, लेकिन चूंकि आप इन अपवादों के अंतर्गत आते हो तो आप पर केस नहीं चलेगा। फिर अध्याय 4 में धारा 45 से 62 तक, इसमें क्या क्या है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयत्न के विषय में। तो ये माइंड में बना लेना। आज की क्लास में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 देखने जा रहे हैं, यानी धारा 1 से लेके 13 तक। इनके विषय याद रखो। अब हम चलते हैं धाराओं पर। बीएनएस में कुल अध्याय कितने हैं, 20। जो आखिरी अध्याय है उसमें केवल एक धारा है, ठीक है। तो कुछ अध्याय बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। कुल धाराएं कितनी हैं, 358 हैं। हम मुख्य मुख्य धाराएं देखेंगे, लेकिन शुरुआत की जो आपकी 50 से 60 धाराएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास से मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं आपके, तो आज की क्लास से कम 20% क्वेश्चंस केवल पहली क्लास से आए हैं। यानी पहली क्लास के जो जो विषय थे ना, 20% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। अधिकांश क्वेश्चंस आपके परिभाषा से, वादों से, जो आपकी लैटिन भाषा की जो शब्दावली है वहां से पूछे गए, ठीक है। तो बीएनएस 2023 के सभी प्रमुख प्रावधान देखते हैं। अध्याय 1, नाम क्या है इसका, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 1 क्या कहती है, तो इसको पढ़ते कैसे ये समझ लो। धारा अगर ऐसे लिखा है धारा 1, तो इसे बोलेंगे धारा 1। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया धारा 1 और फिर ब्रैकेट में 1, तो धारा 1 की उपधारा 1, फिर और ब्रैकेट में का लगा दिया गया, तो धारा 1 की उपधारा 1 की फिर से उपधारा का, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो धारा 1 का उपधारा 1 क्या बोलता है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसे क्या बोला जाएगा, बीएनएस 2023। फिर धारा 1 की जो उपधारा 2 है, आपको धारा 1 से ही पढ़ लो, ठीक है। धारा 1 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या बोलता है, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, इसके परिवर्तन का समय। तो इसमें लिखा है कि परिवर्तन तब माना जाएगा जब केंद्र सरकार का अपना खुद का एक न्यूज़पेपर होता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय गजट। राज्य सरकार का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है। उसमें प्रकाशित करता है सरकार, तो उस गजट में प्रकाशित करे और वहां पर मेंशन कर दे कि ये कानून इस तारीख से लागू होगा। और सरकार ने बोला कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, तो उसी दिन से ये लागू हुआ है। धारा 1 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें क्या बोला कि कौन से व्यक्ति दोषी होंगे। तो इसमें लिख दिया कि वो व्यक्ति जो इस संहिता के ऐसे कार्य करें जो इस संहिता के उपबंधों के विरुद्ध हों, वही दोषी होंगे। या तो उसके विरुद्ध कार्य करें या चूक करें कोई, तो कृत्य या लोपों के लिए ही दोषी होता है व्यक्ति।
इसी धारा का चौथा पार्ट, क्योंकि यहां से ना एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कई बार बने, अगर डायरेक्ट धारा नहीं पूछेंगे तो एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी कब कहलाएगा, जब उसका कृत्य अपराध के रूप में वर्णित हो या उसने कोई लोप किया हो। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बने। तो धारा 1(4) क्या बोलती है, भारत से बाहर किए गए कार्य हेतु भी दोषी होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकी है और उसने अमेरिका में क्या कर दिया, क्राइम कर दिया, तो उसको यहाँ पर दोषी ठहराओ कि उसने अमेरिका में हत्या कर दी, वो अमेरिकी नागरिक है। नहीं, नागरिक वो भारतीय हो और फिर वो बाहर कर रहा है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा देख रहे होगे जो गैंगे हैं बाहर बैठ के और भारत में क्राइम करा रहे थे, इसलिए ये चीज़ शामिल की कि अगर कोई भारतीय नागरिक हो बाहर भी क्राइम कर रहा है ना, तो उसी प्रकार से दोषी होगा जैसे कि उसने भारत में क्राइम किया हो। हाँ, विदेशी भी दोषी हो सकते हैं, इसमें लिखा है कब, अगर उसने भारत के किसी जलयान या वायुयान जो भारत में रजिस्टर है उस पर हमला किया है, कोई कृत्य किया है, विदेशी है तो वो दोषी होगा। या फिर उसने भारतीय कंप्यूटरों पर, भारतीय जो कंप्यूटर्स हैं उस पर कोई हमला किया है तो वो विदेशी भी होगा तो भी वो दोषी होगा। या फिर कोई विदेशी भारत में आके कोई कृत्य करता है तो भी वो दोषी होगा। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं कि भारत से बाहर किए गए कार्य हेतु भी दोषी होगा। धारा 1(5) का क्या बोलती है, भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा किया गया कार्य अगर इस संहिता के विरुद्ध है तो वो क्या अपराधी कहलाएगा। 1(5) खा क्या बोलती है, भारत में रजिस्ट्रीकृत जो भी जलयान है यानी कि पोत या वायुयान पर किसी व्यक्ति द्वारा कहीं पर भी हमला हो, चाहे भारत के अंदर या भारत के बाहर, वो दोषी होगा इस संहिता के विरुद्ध। और 1(5) गा क्या बोलती है, भारतीय कंप्यूटरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हमला हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे नागरिक हो, तो वो भी दोषी कहलाएगा। ये तीन चीजें कि भारतीय नागरिक कहीं भी क्राइम करे तो भी वो दोषी कहलाएगा, ठीक है, कहीं भी रह के। लेकिन वो क्राइम कहाँ पर होना चाहिए, ध्यान रखो, वो कहीं पर भी रह रहा है लेकिन उसका क्राइम इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय नागरिक हो अमेरिका में हत्या कर दी तो क्राइम इंडिया यहाँ पर केस चलेगा, नहीं, क्राइम इंडिया में कर रहा है रह कहीं भी रहा हो। और दूसरा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दी, आगे चलते हैं। धारा 2 सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी धारा से पूछे गए हैं। धारा 2 में क्या है, उपधाराएं बहुत सारी हैं, बता दी गई है ना, 39 उपधाराएं हैं। इन उपधाराओं में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि इस अधिनियम में जो भी शब्द यूज किए गए हैं उनकी परिभाषा। सपोज करो एक शब्द यूज किया गया मृत्यु, तो उसकी अगर परिभाषा नहीं दोगे तो लोग तो ये भी बोलते हैं लोकतंत्र की मृत्यु हो गई, है ना। तो यहाँ पर मृत्यु को परिभाषित किया गया है कि मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति की मृत्यु, ठीक। तो इसकी उपधाराएं देख लेते हैं। धारा 2 की उपधारा 1, इसमें कार्य की परिभाषा दी गई है कि कार्य क्या होगा, क्योंकि जितनी भी धाराएं देखोगे उसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो ये अपराध कहलाएगा। तो वो कार्य क्या है, तो कार्य मतलब सामान्य कार्य। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि कार्य की परिभाषा कहाँ दी गई, तो आपको वहां पर चूज करना है धारा 2(1) में। धारा 2(2) में क्या दिया गया है, जीव जंतु। तो जीव जंतु का मतलब है मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी हो जिसमें प्राण हो वो जीव जंतु कहलाएगा। दो टाइप के यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये शब्द की परिभाषा किस धारा में दी गई। दूसरा प्रश्न आता है कि इसका परिभाषा है क्या, जैसे अभी आगे चल के देखोगे यही वाला है शिशु, कि शिशु का मतलब क्या होगा बीएनएस के अनुसार, ठीक। तो इसमें धारा नहीं पूछ रहा है कि धारा नंबर क्या है, बीएनएस के अनुसार शिशु का मतलब क्या है तो दे देगा उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी व्यक्ति हैं, या 16 वर्ष से कम उम्र के, 18 वर्ष से, 21 वर्ष से। तो इसमें जो परिभाषा दी है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि शिशु का मतलब क्या हुआ, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। और कहां पर दिया गया ये, धारा 2(3) में। धारा 2(4) में था कूटकरण। कूटकरण क्या होता है, किसी भाषा को कूट भाषा में लिख देते हो ना, इनक्रिप्ट कर देते हो सांकेतिक भाषा में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैंने हटा दिया। जैसे मैंने बोला है कि जो धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो पिक नहीं करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट धाराएं हमने यहाँ पर पिक की हैं, क्योंकि परिभाषा में से तो किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। धारा 2(5) में क्या है, न्यायालय की परिभाषा दी है कि न्यायालय शब्द का मतलब क्या होगा।
2:6 में मृत्यु की परिभाषा दी है और इसका मृत्यु का मतलब बोला गया है मनुष्य, मनुष्य या जीव की मृत्यु से है, इसका अभिप्रेत। आगे चलते हैं। धारा 2:7, अब ध्यान रखो ये 4 धाराओं से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। एक 2:7 से, 2:9 से, 2:11 से और 2:13 से। समझ गए होगे, अल्टरनेट 7, 9, 11, 13, है ना, ऑड नंबर्स पूछे जा रहे हैं। 7 में क्या है, बेईमानी, यहाँ पर कपट पूर्वक हो जाएगा, यहाँ पर सद्भावना पूर्वक हो जाएगा और आखिरी में संशय। इन सब का परिभाषा कई बार पूछा गया, किस धारा में दिया गया और इसका मतलब क्या है। संशय है तो उसका मतलब क्या है, तो अभी आगे चल के मतलब मैं बताता हूँ। ठीक, बेईमानी का मतलब सिंपल है, ऐसा कार्य जो एक व्यक्ति को लाभ कारित करे, वो भी दोष सहित, और दूसरे व्यक्ति को हानि करे, वो हो गई बेईमानी। 2:7 में दी गई है। 2:9 में कपट पूर्वक है, लेकिन उसके पहले 2:8 में दस्तावेज की परिभाषा है। ऐसे ही याद कर लेना, 2, 7, 9, 11, 13 कर लेना और उसके बीच में एक एक परिभाषा फिट कर लेना। 7 के बाद 8 आएगी तो 8 में क्या है, दस्तावेज। दस्तावेज क्या है आपके, चाहे वो डिजिटल, जो नया शामिल किया गया उसमें है डिजिटल दस्तावेज या ऑनलाइन दस्तावेज, वो शामिल कर लिए गए। तो लिखित तो है ही है, किसी भी चीज पर लिखित हो, चाहे वो धातु पर हो, है ना, पेज पर हो, पत्ते पर हो, वो सारे दस्तावेज माने जाएंगे अगर कोई चीज लिखी गई है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेख भी इसमें शामिल हैं और उदाहरण भी दिए गए कि अगर बैंक की कोई चेक भी है ना तो उसे भी दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। कहाँ पर ये परिभाषा दी है, धारा 2:8 में। धारा 2:9 में क्या है, कपट पूर्वक की परिभाषा दी है कि अगर कोई कार्य कपट करने के आशय से किया जाता है तो वो कपट पूर्वक कार्य कहलाएगा। धारा 2:10, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके आईपीसी है उसमें, वहाँ पर धारा 8 थी, 2 नहीं थी, वहाँ सीधी धारा 8 थी। यहाँ पर धारा 2:10 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पुल्लिंग वाचक शब्द हैं, जैसे बहुत सारी जगह लिखा रहेगा वह, तो वह का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो पुरुष है या मेल की बात हो रही, नहीं, उसमें आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी आएंगे, ये लिख दिया है। तो जो भी पुल्लिंग वाचक शब्द हैं इसका प्रयोग पुरुष, स्त्री, उभयलिंगी तीनों हेतु होगा। आगे चल के पुरुष को भी क्लियर किया गया आगे की धाराओं में, अभी आप देखोगे 19 में, धारा 2:19 में पुरुष की परिभाषा दी है, 2:35 में आपकी महिला की परिभाषा दी है, व्यक्ति की भी परिभाषा दी है कि व्यक्ति मतलब केवल पुरुष महिला नहीं होगा, व्यक्ति मतलब कोई कंपनी है, कोई संगम है ना, कोई वेंचर है, वो भी व्यक्ति में आएगा। धारा 2:11 में सद्भावना पूर्वक की परिभाषा दी है। 2:12 में सरकार, जो शब्द जगह जगह यूज हो रहा है ना, उसकी परिभाषा दी है कि सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक, धारा 2:13 में क्या दिया है, संश्रय की परिभाषा। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से समझ लो। संश्रय का मतलब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ेगी, अब वो बचेगा पुलिस से पकड़ने के, तो जो भी व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा, चाहे उसको भोजन देगा, पानी देगा, या उसको वाहन देगा, या अपने यहाँ रखेगा, घर देगा, गोला बारूद हथियार देगा, वो सब संश्रय के अंतर्गत आ जाएंगे। कि किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, वस्त्र, धन, गोला बारूद देना, वाहन देना या बचने हेतु सहायता करना, ये सब संश्रय में आ जाएंगे, तो वो व्यक्ति भी दोषी कहलाएगा, उसको भी सजा मिलेगी। धारा 2:14 में क्या है, क्षति की परिभाषा है कि क्षति कौन सी है, तो हानि होनी चाहिए शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की। धारा 2:15 में अवैध की, अवैध शब्द है, उसका मतलब क्या है, विधि विरुद्ध, जो कानून है ना, कानून में जो प्रावधान है उसके विरुद्ध होना चाहिए, तभी वो अवैध कहलाएगा। तो जैसे बोला ना कि कोई चीज अपराध कब होगी, जब वो नैतिक रूप से अवैध हो, विधि के अवैध हो, तो विधि के विरुद्ध होगा ना, तभी आप उसको अपराध बोलोगे, ध्यान रखना। 2:16 में न्यायाधीश की परिभाषा है, 2:5 में किसकी थी, न्यायालय की, और 2:16 में किस चीज की हो गई, न्यायाधीश की। ये धाराएं अभी केवल पढ़ लेना, समझ लेना। इन धाराओं का मैं इतनी बार आगे की क्लासेज में जिक्र करूंगा कि ये परिभाषा जैसे अभी कर दी है, लास्ट क्लास में मैंने 2-3 बार जिक्र किया था पुरुष की परिभाषा का, महिला की आज भी जिक्र किया है ना,
जबकि अभी अब आगे आएगी 219। तो ऐसे में जिक्र करता रहूंगा, हर क्लास को 2 बार सुन लेना, कम से कम 2 बार। जो भी व्यक्ति हर क्लास सुन लेगा ना, उसे ये धाराएं याद हो जाएंगी। जैसे ही 1 महीना होगा ना क्लास किए हुए, BNS और BNSS, इसकी एक एक धारा आप लोगों को मौखिक याद होगी। इतना काम तो मैं करा देता हूँ हर बैच में, ठीक है। और आगे चल के फिर पॉलिटी का भी एक एक अनुच्छेद याद होगा। धारा 218 क्या है? स्थानीय विधि। इसकी परिभाषा है कि कहीं पर स्थानीय विधि शब्द का यूज हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि लोकल लेवल पर किसी विषय विशेष से संबंधित कोई कानून हो, ठीक है, और किसी विशिष्ट भाग में, जैसे अप्सपा एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये कहाँ कहाँ लागू है? जम्मू कश्मीर में, J&K में, नागालैंड में, है ना, यहाँ पर ये लागू है। मतलब ये स्पेशल विधि है, केवल स्पेशल क्षेत्र में लागू है। स्थानीय विधि है मतलब एक स्पेशल विधि का अलग परिभाषा है। 219 में पुरुष की परिभाषा है किसी भी आयु का मानव नर। मतलब पुरुष का मतलब होगा किसी भी आयु का, ऐसा नहीं है कि 8 वर्ष से ऊपर या 7 वर्ष से ऊपर वाले को ही पुरुष मानोगे। 221 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है कि चल संपत्ति क्या है? जो बद्ध नहीं है ना, जो भूमि से बद्ध नहीं है, वो चल है, जो चल सकती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप मूव कर सकते हो। धारा 225, इसमें लोप शब्द की परिभाषा दी है और कुछ भी खास नहीं। इसको मैं खोज रहा था कि लोप की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, बट इसमें लिखा है कि लोप का मतलब लोप होगा, ऐसे लिख दिया है हिंदी में भी अंग्रेजी में। तो लोप शब्द की परिभाषा है कोई कार्य करने में चूक, यानी कि जो आपका दायित्व था वहां पर आप चूक रहे हो, उस कार्य को नहीं कर रहे। 226 में व्यक्ति की परिभाषा दी है कि व्यक्ति का मतलब क्या होगा? कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय, ये सब आएंगे व्यक्ति के अंतर्गत। यानी कि कोई कंपनी होती है उसे बोलते हैं लीगल एंटिटी, कानूनी रूप से वो भी व्यक्ति होता है। 227 में परिभाषा दी है लोक शब्द की। लोक सेवक अलग है, 228 में आएगा। 227 में लोक का मतलब क्या हुआ? जैसे हम करेंगे कि जो लोक व्यवस्था बनानी है ना, उसका मतलब सभी समाजों के बीच में अच्छी व्यवस्था बनानी है, ऐसा नहीं है। तो लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष समुदाय आएगा। 228 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। इसमें लोक सेवक की परिभाषा दी है, क्योंकि जो लोक सेवक होते हैं ना, उनको अपने कार्यों के प्रति उन्मुक्ति मिली हुई है। सपोज करो पुलिस का सिपाही है, अब किसी व्यक्ति को दौड़ा रहा है, अपराधी को दौड़ाया उसने, और अपराधी दौड़ते दौड़ते गिर गया, चोटिल हो गया। अब इस पुलिस वाले पर क्या करोगे? आप केस कर दोगे कि इसने मुझे भी चोट पहुंचाई? तो नहीं, इसको उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, क्योंकि ये सरकारी व्यक्ति है, सरकारी काम कर रहा है। तो सरकारी काम करते हुए अगर इससे कोई चीज चूक हो भी जाती है ना, तो उन्मुक्ति मिली है। तो ऐसी जगह लोक सेवक शब्द का प्रयोग हुआ है। इनके खिलाफ आप केस करने भी जाओगे तो कई जगह सरकार की अनुमति चाहिए, 2 महीने पहले नोटिस दो, बहुत सारी चीजें जो आगे आएंगी। तो ये जो लोक सेवक होते हैं, इनकी परिभाषा दी है 11 प्रकार के क्षेत्रों में, यानी कि धारा 228 का से 228 टा तक मिली हुई हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा है 11 परिभाषाएं। अब कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो संसद में जो भी सांसद वगैरह हैं वो सारे लोग से, जो मंत्री हैं, जो भी शासन में, वो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारे आपके लोक सेवक में आएंगे। जो आपके न्यायपालिका हैं वो सारे उसके अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक में आएंगे। जो आपकी नगर पालिका है, पंचायत है, उसके कर्मचारी आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये लोक सेवक कहलाते हैं, अलग अलग प्रकार के। जिसको सरकार द्वारा, ऐसी संस्था जो निजी संस्था है लेकिन सरकार का काम कर रही है, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से उसका वित्त पोषण किया जा रहा है, तो वो भी लोक सेवक में आएगी, ठीक है। ऐसी परिभाषाएं दी हैं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो धारा 228 में लोक सेवक की परिभाषा दी। धारा 223 में विशेष विधि, 230 में विशेष विधि की परिभाषा मतलब किसी क्षेत्र विशेष के लिए या किसी विषय विशेष के लिए कोई विधि बने तो उसे विशेष विधि बोला जाएगा। धारा 233 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वेच्छा की अंदर बहुत सारी चीजों का जिक्र है कि स्वेच्छा कारित, स्वेच्छा से किया गया कार्य, उसकी परिभाषा दी है कि कोई ऐसा कृत स्वेच्छा से कारित तब माना जाएगा जब वह कृत उन साधनों से किया जाएगा जिस साधन से वो व्यक्ति पहले से ही करने का प्लान कर रखा है। सपोज करो आपने बोला कि आपको यहां से जाना है दिल्ली, जहां पर भी आप रह रहे हो,
ठीक, और दिल्ली जाना है आपको किस चीज़ से, बस से जाना है, तो स्वेच्छा से किया हुआ तब माना जाएगा जब आपने पहले सोचा था बस से जाने का और आप बस से गए भी हो, या बीच में आपका मन बदल गया नहीं बस से नहीं ट्रेन से, तो आपके मन के अनुसार काम हो। ऐसा नहीं आपको जबरदस्ती आपको किसी ने गाड़ी में बिठाया 4 व्हीलर में और लेके आ गए, तो वो स्वेच्छा कार्य नहीं माना जाएगा। मीन्स उन साधनों से किया गया हो जिस साधन से उस व्यक्ति ने सोचा हो। इसकी परिभाषा दी 2:33 में, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। धारा 2:34 में वसीयत की परिभाषा दी है, व्यक्ति वसीयत लिखता है। 2:35 इंपॉर्टेंट है। महिला की परिभाषा में ये आएगा कि किसी भी आयु की मानव नारी को महिला बोला जाएगा। ऐसा नहीं, उसमें दे दिया, यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार बना है कि विवाहित महिला महिला के अंतर्गत आएगी, 18 वर्ष से ऊपर की महिला नहीं, कुछ नहीं, किसी भी आयु की मानव नारी हो। अगली धारा क्या है, धारा 2:36। यहाँ पर दो चीजों के शब्दों का जिक्र है, सदोष लाभ और सदोष हानि। यानी कि जो व्यक्ति डिजर्व करता था लाभ, अगर वो डिजर्व करता था तो सदोष लाभ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अगर डिजर्व नहीं करता था और उसने अवैध साधनों द्वारा वो लाभ प्राप्त किया है तो उसे बोला जाएगा सदोष लाभ। और ऐसे ही सदोष हानि, कि व्यक्ति डिजर्व करता था वो चीज उसे नहीं मिली तो वो सदोष हानि हो जाएगी, और 2:37 में इसका जिक्र है। फिर धारा 2:39, इसमें स्पष्ट कर दिया कि सपोज करो इतनी परिभाषाएं अगर कम पड़ गई, कुछ ऐसे शब्द आ गए जो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन वो 2 कानूनों में है। कौन से, एक कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें है वो, या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अगर उसकी परिभाषा दी है तो वो परिभाषा वही मानी जाएगी जो यहाँ पर दी हुई है, वही BNS में मानी जाएगी। ऐसा इन्होंने कहाँ लिख दिया है, धारा 2:39 में। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 की धारा 2 यानी कि सारी परिभाषाएं समाप्त होती हैं। अगर अब आप देखो तो 3 धाराएं आपने पहले चैप्टर में और बहुत सारे स्पष्टीकरण और 39 यहाँ पर पढ़ लिए हैं। सबको बार बार रिपीट कर लेना। जैसे मैंने बोला मुख्य धाराएं देख लेना शुरुआत से। जैसे एक है आपकी कार्य की दे दी कि कोई भी कार्य कर रहे हो, दूसरी दे दी आपको जीव जंतु की, तीसरी शिशु की दे दी, तो 3 आपने शुरुआत की याद कर ली। फिर 7, 9, 11, 13 याद कर ली, बेईमानी, कपटपूर्वक, सद्भावनापूर्वक, है ना, संशय, ऐसे कर ली। फिर पुरुष की आपने कर ली कि 19 वाली, 2:19 पुरुष हो गई। फिर महिला की आपने याद कर ली, 2:35 महिला की बात हो गई, है ना। फिर जेंडर की बात कर ली, धारा 2:10 हो गई। तो ऐसे करके अगर आपको डायरेक्ट सारी धाराएं नहीं याद हो रही तो पहले आप कोशिश करो इस 39 में से 10 से 12 धाराएं याद कर लो, उन धाराओं को जंक्शन बना लो, उस बीच में फिर बाकी धाराएं फिट कर लो कि 2:7 आपने याद कर ली, जैसे बेईमानी, तो 2:8 आपको पता है कि बेईमानी के जस्ट बाद दस्तावेज आ जाएगा, है ना। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब धारा 3 में आते हैं। धारा 3 में अपराध की जो बात हुई है ना, उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि अपराध की प्रत्येक परिभाषा, देखो धाराओं में होता क्या है ना, सबसे पहले कोई चीज बताते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति का वध कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, आप वो अपराध होगा। एक धारा में ये लिख देंगे, अगली धारा में लिखेंगे कि अगर आपने ये वध करके अपराध किया है तो इसके लिए दंड क्या होगा। तो 2 प्रकार की धाराएं होती, एक में कोई चीज अपराध होगी कि नहीं होगी इसको जिक्र होगा, दूसरे में इसका जिक्र होगा कि ये अपराध के लिए क्या दंड होगा। तो इसमें यही बोला है कि अपराध की प्रत्येक परिभाषा तथा दंड के उपबंध ये किसके अधीन होंगे, साधारण अपवाद वाले अध्याय यानी कि अध्याय 3 धारा 14 से लेके 44 के अधीन समझे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दिया कि कोई भी पुरुष अगर हत्या करता है तो उसे ये सजा होगी। अब पुरुष की परिभाषा दे दी कि पुरुष का मतलब क्या होता है, किसी भी उम्र का, यानी कि जीरो से लेके, जीरो तो नहीं होता है, जैसे 1 वर्ष से कम उम्र का शिशु है वो भी पुरुष में आएगा। अब उसने किसी की हत्या कर दी, उस पर क्या केस चलाओगे, क्योंकि उसका अपवाद दिया है धारा 20 में कि 0 से 7 वर्ष का, अगर कोई 7 वर्ष का कोई शिशु है उसने कोई भी अपराध कर दिया गया, वो अपराध नहीं माना जाएगा, उस पर केस नहीं चलेगा। तो ये यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अपराध की प्रत्येक परिभाषा और दंड के उपबंध किसके अधीन आएंगे, साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर है उसके अधीन रहेंगे। यानी इनको माइनस किया जाएगा, ये जो अपवाद है ना इनको हटाया जाएगा इसमें से।
धारा 3(1) का क्या बोलता है, ये उदाहरण दिया है मैंने कि जैसे 0 से 7 वर्ष के शिशु द्वारा अपराध, इसी में दिए हैं ये उदाहरण। दूसरा दिया है 3(1) ख में कि जैसे पुलिस अधिकारी है, अब किसी ने हत्या कर दी, बहुत संगीन जुर्म कर दिया, अब वो वारंट लेने जाएगा, अगर उसको अपराधी सामने दिख रहा है तो वो पहले गिरफ्तार करेगा। अब आप बोलो कि नहीं इसमें लिखा हुआ था कि पहले वारंट होगा तभी गिरफ्तार कर सकते, नहीं। अगर कोई हत्या का आरोपी है, वारंट नहीं भी है तो उसको गिरफ्तार पहले किया जाएगा, क्योंकि संगीन अपराध है। ये इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सब अपवाद है। धारा 3(3), 3(4), 3(5) और 3(6) बहुत इंपॉर्टेंट है। 3(5) से तो बहुत सारे वाद हुए हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो ध्यान रखना। 3(3) में क्या है कि कोई व्यक्ति, जैसे बोला जाता है ना कि अगर 12 वर्ष तक किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है तो उसी व्यक्ति की मानी जाती। तो अब कब्जा कैसे माना जाएगा कि उस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति एक कब मानी जाएगी। सपोज करो एक व्यक्ति के पास 4 शहरों में 4 कोठियां हैं, अब वो 4 जगह तो नहीं रह सकता है ना। यही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यदि उस संपत्ति पर उसका कोई पति या पत्नी रह रही हो। मतलब व्यक्ति अगर कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी रह रही होगी, कोई महिला है तो उसका पति रह रहा होगा, या उसकी जगह उसका लिपिक रह रहा हो, या उसका सेवक रह रहा हो। इनमें से किसी का भी कब्जा है तो वो ऐसा माना जाएगा कि उसी व्यक्ति का कब्जा है। एक इसमें दिया है धारा 3(3) में। धारा 3(5) सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय से संबंधित अभी बाद में बताऊंगा, कम से कम 4 बाद तो पूछे गए कई बार लगातार, ठीक है। तो सामान्य आशय क्या होता है इतना समझो। एक से अधिक व्यक्ति हो, कोई अपराध करना चाह रहे हो तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग कर ली हो, प्लानिंग करके वो अपराध करते हैं। सपोज करो उन्होंने प्लानिंग कर ली कि हम लूट करेंगे, लूट करने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की आपस में, सबका सबसे पहले तो सबकी मना स्थिति सेम होनी चाहिए, आशय सबका सेम होना चाहिए कि हाँ हमें लूट करनी है, कहीं पर चोरी करनी है। अब चोरी करने के लिए ये प्लानिंग करेंगे, सब शामिल हुए। एक सीसीटीवी फुटेज देखेगा कि कब आता है, एक सीसीटीवी फुटेज देगा, दूसरा रेकी करेगा वहाँ की कि कब ये, सपोज करो बैंक में लूट करनी है तो बैंक की पूरी रेकी करेगा, कितने बजे, कितनी सुरक्षा रहती है, कितनी भीड़ रहती है, कब हम कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं, है ना, और डेटा। तो सबने सम्मिलित प्लानिंग की। इसके बाद हो सकता है कि लूट करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जाए, उसने लूटा, तो क्या ऐसा होगा कि केवल इस व्यक्ति को सजा होगी, बाकी तो शामिल ही नहीं हुए? नहीं, क्योंकि सबका आशय सामान्य था, सेम था, तो ऐसा माना जाएगा कि सभी व्यक्तियों ने वहां पर जाके वही लूट की। हर व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा जैसे वो लूट उसी व्यक्ति ने की हो, चाहे वो वहां पर रहे चाहे ना रहे। यही है सामान्य आशय कि कोई अपराध अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसको न्यायालय ने मेंशन किया कि एक से अधिक, और एक उद्देश्य बनाकर किया जाता है प्लानिंग से, तो सभी बराबर के दोषी होंगे, चाहे सभी ने घटनास्थल पर जाके काम किया हो चाहे नहीं। ये पहले आईपीसी की धारा 34 में था, और यहाँ पर कितना आ गया, धारा 3(5) में, तो आपको 3(5) याद रखनी है। 3(6) में भी इसी चीज को है कि सामान्य आशय से अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसी को ही और एक्सप्लेन कर दिया गया, तो फिर क्या होगा, सभी दोषी ठहराए जाएंगे। तो 3(5) और 3(6) याद रखो, सामान्य आशय या समान मना स्थिति से संबंधित है। आगे चलते हैं, ठीक। ये बैच की जानकारी है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी चाहते हो कि बहुत तरीके से हो जाए, जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्हें जीएस रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, जो बहुत बड़े बड़े नाम सुन के आए होंगे, ये पढ़ाते हैं, वो हजारों स्टूडेंट हैं, ये वो, है ना, उनको नहीं पता, वो थोड़ा सा चैनल पर जाओ। हमने 3-4 बैच यहाँ पर चलाए। एक वन दरोगा का चलाया, वन दरोगा में 701 वैकेंसी थी, 500 प्लस सिलेक्शन यहीं से हुए थे। अति संयुक्ति लग सकती, चैनल पर जाओ, स्टूडेंटों के वीडियो पड़े हुए हैं, है ना। बीपीओ में भी सेम होने जा रहा है, जो हमने कट ऑफ वीडियो बीपीओ का डाला था वो जाके देखो, उसमें स्टूडेंटों ने लिखा है कि कहाँ से पढ़ाई की थी। या किसी भी बीपीओ वाले जिसके 70 प्लस नंबर है, पूछो कहाँ से पढ़ा होगा, मिलेंगे ही नहीं, दुर्लभ है कि बाकी जगह से मिल जाए। ये तैयारी कराई, 1000 प्लस सिलेक्शन हम बीपीओ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से होंगे। हमारे बैच में, मतलब पेड बैच टेलीग्राम पर 2500 बच्चे थे बीपीओ में, और एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों मिला के लगभग 5000 बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमें इतना है एक्सपेक्टेशन, इतना सिलेक्शन यहाँ से होगा।
मंडी सचिव में तो और ज़्यादा है, अभी बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब कुछ समय में डीबी का आएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पर तो ऐसी तैयारी कराई थी कि जो यूपीएससी वाले भी हैं ना इकोनॉमिक्स सेक्शन में, जिनको 20 में से 10 नहीं कर पाए, हमारे स्टूडेंट 18, 17, 19 ऐसे सही करके है ना, अल्ट्रा लेवल की तैयारी, सेम जूनियर असिस्टेंट में। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर कोई भी बैच चलता है, हमारा टारगेट होता है कम से कम 50 से 60% जो भी वैकेंसी हैं वो यहाँ से भरी जाएँ, और हम वो कर दिखाते हैं। इतनी मेहनत ही की जाती है, लगातार मेहनत, इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला ना, इतनी बार आपका ये रिपीट कराएंगे, इतनी बार रिवीजन कराएंगे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर फुल टेस्ट, लगातार एंगेज रखेंगे, आसान भाषा में हर चीज़ कवर की जाएगी ना, बहुत आसानी से हो जाता है पेपर। ठीक है, वो एज मिल जाता है यहाँ के स्टूडेंटों को 10 नंबर का, 15 नंबर का। ठीक, ये बैच है, अगर आप चाहते हो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हों, तैयारी एकदम शुरुआत से ही आपकी अल्ट्रा लेवल की हो जाए, बैच ज्वाइन कर सकते हो। 500 रुपये फीस रखी है इसकी। एप्लीकेशन पर बैच है, क्या करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फिर आप एप्लीकेशन के अंदर फिर से ऑप्शन आएगा, या तो ऊपर ही आपको बैच दिख जाएगा जैसे ही स्लाइड डाउन करोगे, नहीं दिखता है तो नीचे ऑप्शन आता है स्टोर का, उस पर क्लिक कर दोगे, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो फिर सारे बैच दिख जाएंगे। बैच जो आपको लेना है यूपीएसआई का सिलेक्ट करोगे, बाय नाउ करोगे, वहीं से ही आपका बैच परचेज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा बैच। बैच आप ज्वाइन कर गए, कंटेंट तो वहीं मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम ग्रुप बना होता है जिसमें एक्टिविटी होती है, ग्रुप कॉल वगैरह होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्लिप इस नंबर पर भेज देना है, स्लिप भेज देना है, और चैट सेक्शन में जाओगे एप्लीकेशन पर, तो एक मैसेज, एक ग्रुप बन गया होगा यूपीएसआई नाम से, उसमें एक मैसेज पड़ा होगा जिसमें लिंक दी गई होगी टेलीग्राम की। तो पहले स्लिप भेजना, फिर लिंक पर क्लिक करना और वेट कर लेना, आपको जोड़ दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल दोनों कर सकते हो। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं ना, शेयर जरूर करना, जिस किसी को भी तैयारी करनी है, यूट्यूब पर वीडियो शुरुआत में आ रहे हैं, उसके साथ शेयर करना, वो देख लेगा, उसे खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ज्वाइन करना है कि नहीं। आगे चलते हैं, अध्याय 2 में देखते हैं। अध्याय 2 के बारे में समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, एक थोड़ी सी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। धारा 4 से 13 तक है। 4 में बात की गई किसकी, कि कितने प्रकार के दंड होंगे, ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, 6 प्रकार के दंड होंगे। 5 में बात की जाएगी कि सरकार चाहे तो, चाहे उस अपराधी की सहमति हो ना हो, सरकार इन दंडों को कम कर सकती है। 6 में बात की जाएगी आपकी कि जो आजीवन कारावास है उसका मतलब होगा कि वो 20 वर्ष तक का, अन्यथा अगर कोई न्यायालय कोई निर्णय देता है या कोई और व्याख्या कहीं पर है, वो ऐसा कुछ नहीं है, तो सामान्य रूप में इसका अर्थ क्या माना जाएगा, 20। ठीक, फिर आगे चल के जो आपकी धाराएं हैं वो किस चीज पर आ जाएंगी, कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, उसको दंड आपने सामान्य कारावास का दे दिया है ना, सामान्य कारावास के साथ जुर्माना दिया, जुर्माना भी लगाती है ना कि 6 वर्ष कैद और 1 लाख जुर्माना, तो अगर वो जुर्माना नहीं जमा करता है तो कितने वर्ष तक की और एक्स्ट्रा कैद होगी, क्या है वो सब का जिक्र होगा। फिर किसी व्यक्ति को अगर कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास के साथ साथ ये भी प्रावधान होता है कि अगर खूंखार व्यक्ति है तो उसको एकांत परिरोध, मतलब ऐसी जेल में बंद कर सकते हो जहां पर वो अकेले रहे, यहाँ तक कि धूप भी नसीब नहीं होती। अंडा सेल का नाम आपने सुना होगा संजय दत्त वाले केस में या कसाब वाले केस में। तो एकांत परिरोध मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम किसी व्यक्ति का टोटल कैद का 3 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता एकांत परिरोध। उसमें भी है कि 1 माह में 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर है कि अगर 3 माह से ज़्यादा कैद है उसको, तो 1 महीने में आपका 7 दिन से, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब किस प्रकार के दंड होंगे, उन दंडों में क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी आपकी धारा 4 से 13 तक जिक्र हैं। अब आ जाते हैं, धारा 4 क्या है, अपराधी इस संहिता के तहत 6 तरह के दंडों से दायी है। 4 का में मृत्यु, खा में आजीवन कारावास, 4 गा में क्या है, कारावास 2 प्रकार के, कठिन कठिन कारावास अगर न्यायालय ने मेंशन कर दिया तो वो क्या होता है कि व्यक्ति को कैद भी होगी और उसके साथ साथ उसे श्रम भी करना पड़ेगा अंदर, और सादा में क्या है, श्रम नहीं करना पड़ता है। 2 प्रकार के कारावास हो गए। फिर 4 घा में संपत्ति की जब्ती होगी, 4 यहाँ में क्या होगा, जुर्माना, और 4 चा में सामुदायिक सेवा। किसी ने अगर मूवी देखी होगी सितारे जमीन पर, तो आमिर खान गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, गाड़ी से टक्कर मारते हैं और आगे चल के किसी को पीट भी देते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है।
तो इनको सजा क्या देते हैं, सामुदायिक सेवा की, कि जो बच्चे वो हैं मानसिक रूप से कमजोर है ना, उनको अब जाके आप क्या सिखाओ, वॉलीबॉल। ये तो सामुदायिक सेवा एक नया ये वाला। पहले जो आईपीसी थी ना, उसमें केवल 5 प्रकार के दंडों की ही बात थी, यहाँ पर 6 प्रकार के हो गए। अब आ जाते हैं धारा 5 पर, कि अगर कोई समुचित सरकार हो, वो चाहे तो अपराधी की सहमति या सम्मति इसके बिना ही इस संहिता के अधीन, यानी बीएनएस के अधीन कोई दंड हो उसे, या फिर जो बीएनएसएस है उसकी धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी, उसको कम कर सकेगी। लघुकरण का मतलब होता है कि जो भी सजा दी गई ना उसकी प्रकृति में भी बदलाव कर सकेगी। अगर सश्रम कारावास है तो इसको क्या करेगी सरकार, इसको सादा सादा कैद में बदल सकती है। ठीक है, अब समुचित सरकार को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होगी, कि 5 काम है केंद्र सरकार और 5 काम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार कहाँ होगी, जहां केंद्रीय कानून के तहत सजा दी होगी केंद्र सरकार, जहां राज्य के कानून के तहत सजा होगी वो राज्य सरकार। धारा 6 में चलते हैं, कि जो पहले ही बता चुका हूं मैं, कि अगर न्यायालय ने अपने निर्णय में लिख दिया कि इस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो, तो उसका मतलब माना जाएगा सामान्य रूप से 20 वर्ष की कैद। अन्यथा उपबंधित के सिवा, कि कहीं और अगर न्यायालय निर्णय नहीं दिया या कहीं और नहीं लिखा तो उसके अलावा ये सामान्य रूप से ये माना जाएगा। धारा 7 में चलते हैं। धारा 7 में है कि न्यायालय निर्णय देते समय यह निर्दिष्ट करेगा, निर्णय में ही लिखेगा, कि किसी व्यक्ति को जो भी कैद दी है या तो वो पूरी कैद आप उसकी कठोर होगी या पूरी कैद सादा होगी, या कुछ उसका पार्ट, सपोज को 7 साल की सजा है तो न्यायालय ये भी कर सकता है कि 3 साल इसको सादा कैद होगी और 4 साल कठोर होगी। यानी कि कुछ पार्ट सादा और कुछ पार्ट सश्रम या कठोर हो सकती है। ये सब न्यायालय पर डिपेंड करेगा। और ये अधिकार कहाँ से मिले हैं, धारा 7 से। धारा 8 इंपॉर्टेंट है। 8 में क्या है कि किसी व्यक्ति को कारावास तो मिले ही मिला है, लेकिन उसके साथ में जुर्माना भी लगा दिया गया। 8 में है, ये न्यायालय को दिया गया। 8 के ही उपधारा 3 में क्या है, कि अगर कारावास के साथ जुर्माना लगाया गया और वो व्यक्ति जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है या कर ही नहीं रहा जानबूझकर, तो उसको क्या होगा, कारावास बढ़ जाएगा उसका। तो जो अतिरिक्त कारावास बढ़ेगा उसकी अवधि 1/4, जो टोटल उसको कारावास, सपोज करो 5 साल कैद मिला और इसके साथ में उसको मिल गया 1 लाख जुर्माना, तो 5 साल तो एक कैद मिला ही मिला है, 1 लाख जुर्माना, 1 लाख ये जमा नहीं करता है तो इसकी जो 5 साल की कैद है उसके 1/4 से ज़्यादा एक्स्ट्रा कैद नहीं मिलेगी। यानी 5 तो मिलेंगी प्लस कितना हो जाएगा, 1.25 साल और मैक्सिमम, अगर वो जुर्माना जमा नहीं करता है। धारा 8(5) क्या बोलती है, कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना जो उसको लगा है वो भी नहीं दे रहा है और सामुदायिक सेवा अगर उसको दी गई है तो वो भी नहीं कर रहा है, तो उसे क्या होगा, कैद होगी उसके बदले में। तो इसके बदले में जो कारावास दिया जाएगा ना, वो कारावास क्या होगा, सादा होगा, वो सश्रम नहीं होगा, कठोर नहीं होगा। ऐसे पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषाओं से पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि कोई व्यक्ति अगर जुर्माना देने में सक्षम नहीं है तो उसकी जगह अगर उसको कैद दी गई तो वो कठोर होगी, सादा होगी। सादा या कठोर न्यायालय पर निर्णय करेगा, नहीं, वो कैद सादा ही होगी जो जुर्माना ना देने के बदले दी जाएगी। और अवधि उसकी क्या होगी, 8(5) का में इसका वर्णन है, कि अगर 5,000 तक जुर्माना है जो जमा नहीं कर पा रहा है तो 2 माह तक कैद कर सकते हो। 10,000 तक जुर्माना है तो 4 माह तक। अगर आईपीसी देखोगे ना तो यही जुर्माना आपका 50 और 100 रुपये था, क्योंकि उस टाइम 50 और 100 की वैल्यू यही थी। यहाँ पर अब क्या कर दिया, 50 पर 2 बिंदी बढ़ा दिए, 100 पर 2 बिंदी बढ़ा दिए। तो 5,000 तक जुर्माना 2 माह तक कैद, 10,000 तक जुर्माना 4 माह तक कैद, और कोई अन्य दशा मतलब बड़ा जुर्माना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक उसको कैद कर सकते हो बस। तो 2 शर्तें हैं, 1 वर्ष मैक्सिमम, या फिर जो उसको सजा मिली है उसका 1/4, इससे ज़्यादा नहीं, जो भी कम हो। कभी भी जुर्माना जमा करने पर कारावास समाप्त होगा। अब सपोज करो कोई व्यक्ति ने ना, सपोज करो उसे कैद मिल गई 3 साल की और जुर्माना नहीं जमा किया उसने, तो उसको 4 महीने की अलग से मिल गई कैद। अब वो ये कैद तो पूरी कर चुका है, एक कैद भुगत रहा है 4 महीने की,
1 महीने बाद, जैसे ही उसने 1 महीने की ये कैद काटी, अब उसके पास पैसा आ गया, तो वो पैसा जमा करके इसमें कभी भी रिहा हो सकता है इस वाले पीरियड में। अब सपोज करो इस 4 महीने में उसने 1 महीने की कैद काट ली, और 4 महीने के लिए वो कैद कब काट रहा था, जब उसको 1,000 रुपये जुर्माना जमा करना था। यानी कि 1,000 रुपये जुर्माना जमा नहीं किया तो उसको अतिरिक्त कैद कितने की हो गई, 4 महीने की। इस 4 महीने में इसने 1 महीना काट लिया कैद में। अब ये जो जुर्माना जमा करेगा ना, तो ये उसी अनुपात में 750 रुपये जुर्माना जमा करके भी ये कैद से रिहा हो सकता है। क्योंकि अगर 1,000 रुपये को 4 महीने में डिवाइड करो तो 250 रुपये प्रति मंथ होते हैं, है ना। अब इसने 1 मंथ का तो इसमें से कैद काट लिया, तो उसी अनुपात में जो बचा हुआ जुर्माना है वो जमा करेगा, ये भी लिखा है। तो धारा 9 क्या बोलती है, कोई बड़ा अपराध यदि कई छोटे छोटे अपराधों से हुआ है तो एक अपराध के लिए ही दंडित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर उदाहरण देके कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सपोज करो अगर किसी व्यक्ति को, ए है, वो बी को कई लाठियों से मारता है, तो ए बी को अगर 1 लाठी मारेगा तो भी उसको जो भी सजा होती है, अगर लाठी मारने पर किसी व्यक्ति को सपोज करो 2 माह की कैद होती है, तो अगर 1 लाठी मारने पर 2 माह की होगी तो वो 50 लाठी भी मारेगा ना, तो भी 2 ही माह की कैद होगी। ध्यान रखो, जब तक कि इसके लाठी मारने से उसको कुछ और ना हो जाए, सपोज को उसकी मृत्यु हो गई या अधमरा हो गया, तो फिर अलग केस चलेगा। ठीक, अगर नॉर्मल लाठी मारने की जो सजा है, 1 लाठी मारने पर भी वही होगी और 50 पर, वही यहाँ पर लिखा है कि कोई बड़ा अपराध यदि कई छोटे छोटे अपराधों से बना है तो एक अपराध के लिए ही दंडित होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए 2 माह की होती है तो इसने 100 मार दिए तो 200 माह की सजा हो गई, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण दे दिया कि सपोज करो कोई लाठी मार रहा है और हत्या हो गई उस व्यक्ति की, तो उस पर हत्या का केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि हत्या की सजा अलग आजीवन कारावास हो गई और बाद में लाठी मारने की अलग से 2 माह की कैद दे दी। एक और उदाहरण है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया, सपोज करो इसका अपवाद है कि राम है जो श्याम को पीट रहा है और मोहन आ जाते हैं बीच में बचाने के लिए या बीच बचाव करने के लिए, तो राम क्या करता है, मोहन को भी पीटता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि श्याम को पीटने का ही केस चलेगा या केवल पीटने का केस चलेगा, इस पर 2 केस चलेंगे, एक श्याम को पीटने का और दूसरा मोहन को पीटने का, तो अलग अलग केस बन जाएंगे। ठीक है, अब श्याम वाले में तो ये भी हो सकता है कि दोनों लड़ रहे थे तो दोनों बराबरी से केस है, लेकिन यहाँ व्यक्ति तो ये सद्भावना पूर्वक आया था ना बीच बचाव करने, तो ये वाला केस और कठोर बनेगा उस व्यक्ति पर। ठीक, ये दोनों उदाहरण हैं जो आपके डायरेक्ट उदाहरण दे के ही पूछे गए हैं। अब हमारी आज की क्लास में बची हैं 3 और धाराएं, तो धारा 11 देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को एकांत परिरोध यानी एकांत में भी कैद कर सकते हो। एकांत में कैद करने के लिए जो अधिकतम अवधि होगी वो 3 माह से ज़्यादा नहीं होगी, और उसका भी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर उस व्यक्ति को 6 माह तक की कैद है तो 1 माह तक एकांत में कैद में रख सकते हो, 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद है तो 2 माह तक, और 1 वर्ष से अधिक तक की कैद है तो 3 माह तक ही कैद में रख सकते हो। अधिकतम 3 माह से ज्यादा एकांत में किसी व्यक्ति को कैद नहीं कर सकते हो। ठीक है, धारा 12 पर आ जाते हैं कि जो एकांत कारावास होगा वो एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं होगा लगातार, पहली चीज। दूसरी है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा कारावास है, 3 माह से ज्यादा उसकी सजा है, ये एकांत सजा की बात नहीं हो रही, ये टोटल सजा उसकी 3 माह या उससे ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को 1 माह में 7 दिन से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं हो सकता है। धारा 12 ये बोलती है। धारा 13 पर आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान रखो कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो उसने कोई संगीन जुर्म कर दिया। संगीन जुर्म कहां पर वर्णित है, अध्याय 10 में और अध्याय 17 में। हम आएंगे जब अध्याय 10 और 17 पर, तब जानेंगे कौन कौन से जुर्म हैं। अभी इतना समझ लो कि ऐसे जुर्म जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक की कैद होती है वो यहां पर भी वर्णित है और यहां पर। तो इन अध्यायों में वर्णित कोई जुर्म अगर कोई व्यक्ति करता है, ये है आदतन अपराधी है, एक बार जुर्म कर दिया उसको कैद हो गई, तो अभी कैद कम होगी,
लेकिन फिर से वो ये कैद की सजा होने के बाद फिर से वो इन्हीं अध्यायों में वर्णित कोई जुर्म कर देता है, तो इस बार इसको सजा बढ़ा कर दी जाएगी। और वो सजा क्या दी जाएगी, या तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा या कम से कम 10 साल की सजा। ये इसमें जिक्र है ना, ठीक है, कि अगर कोई अपराध के लिए एक बार सजा दी गई और फिर से वही अपराध करता है इन अध्यायों में वर्णित अपराध, तो उसको इस बार सजा क्या होगी, बढ़ा कर दी जाएगी। या तो 10 वर्ष तक सजा हो जाएगी, सपोज करो अगर उसको पहले 3 वर्ष तक की सजा हो रही किसी अपराध में और फिर से वही अपराध कर देता है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा होती है, तो अब उसको 3 वर्ष की दोबारा नहीं मिलेगी, अगली बार या तो 10 वर्ष की मिलेगी या आजीवन कारावास। यहाँ पर धाराएं आपकी समाप्त होती हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण वाद मतलब न्यायालय के मुकदमे जो संसदीय कानूनों पर हुए हैं, यानी कि आईपीसी की धाराओं पर हुए हैं। अभी हमने आईपीसी की धारा मेंशन कर दी यहाँ पर। जैसे ही बीएनएस की धाराएं आपकी 5-6 क्लासेज हो जाएंगी तो इन्हीं सारे वादों को हम शिफ्ट कर देंगे बीएनएस की धाराओं पर। फिर से एक क्लास में ये सारी चीज़ें आएंगी जिसमें केवल बीएनएस की धारा मेंशन होगी। अभी जो बीएनएस की धारा आप पढ़ चुके हो वो जरूर मैं मेंशन करता जाऊंगा। तो धारा 34 में था सामान्य आशय से संबंधित वाद। कौन कौन से वाद हैं वो देख लो। और बीएनएस में ये धारा कौन सी हो गई है, 3 और 5, धारा 3-5। महबूब शाह बनाम एम्परर वाद सामान्य आशय से संबंधित है और इस वाद को सिंधु घाटी वाद भी बोला जाता है। दूसरा है बारिंद कुमार घोष बनाम एम्परर वाद, ये भी सामान्य आशय से संबंधित है और इसे पोस्ट मास्टर हत्यावाद बोला जाता है। श्री कांतिया बनाम बंबई राज्यवाद, ये भी सामान्य आशय यानी धारा बीएनएस की धारा 3-5 से संबंधित है। और जेएम देसाई बनाम बंबई राज्य, ये भी सामान्य आशय से संबंधित है। कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं कि सामान्य आशय से इनमें से कौन सा वाद संबंधित है। सामान्य आशय का मतलब आपको बताया जा चुका है कि कई सारे व्यक्ति सेम मना स्थिति से प्लानिंग करके कोई अपराध करते हैं तो वो सामान्य आशय समझा जाता है। फिर एक आईपीसी की धारा थी 302 हत्या। अब ये धारा क्या हो गई, 101 धारा में हो गई। बीएनएस की धारा हत्या वाली क्या बन गई, 101। एक आपराधिक हत्या भी होती है, वो धारा 100 हो जाएगी बीएनएस में, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक। तो आईपीसी की धारा 302 है, इसके तहत किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास मिला है, वो फिर से जाके किसी की हत्या कर देता है, तो ऐसा धारा में लिखा था कि अगली बार इस व्यक्ति को क्या करोगे, सजाए मौत मिलेगी। अगर आजीवन कारावास मिल चुका है फिर हत्या करता है तो कैसे रोकें इसको, आजीवन कारावास में तो मान ही नहीं रहा है। तो धारा 303 में था, लेकिन न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। तो ये बाद में पूछा जाता है। ये बात क्या है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। न्यायालय ने बोला ये जीवन का जो अधिकार है ना, आर्टिकल 21 उसके खिलाफ है कि आप डायरेक्ट ऐसा कैसे लिख सकते हो कि इस व्यक्ति को तो मृत्यु दंड ही मिला जाएगा, ये न्यायालय डिसाइड करेगा, ठीक है। अगला बात देख लेते हैं जो कि था आईपीसी के धारा 79 से। ये बाद नहीं है, ये शब्द है जिसका आपसे अर्थ पूछा जाता है। शब्द क्या है, लैटिन भाषा का है इग्नोरांटिया फेसिट एक्सक्यूसेट इग्नोरांटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी कि तथ्य की जो भूल है, कोई अधिकारी है उससे कोई भूल हो जाती है तो तथ्य की भूल तो क्षमा योग्य है, अगर उसको विधि कानून की जानकारी वो बोलता है हमें नहीं थी तो वो भूल क्षमा योग्य नहीं है। तो इस शब्द का मतलब पूछा जाता है आपके प्रश्नों में, तो शब्द याद कर लो, उसका मतलब याद कर लो। आईपीसी की धारा 81, ये क्या था कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति, कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा माना जाए कि वो आवश्यक हो गया था वहां पर वो काम करना और जबकि वो काम अपराध था, तो उस दायित्व से उसको मुक्ति मिल जाएगी। धारा 81 में था। और इससे संबंधित बाद कौन कौन से हैं, वो हैं आर डडले बनाम स्टीफेन, ब्राउनिंग बनाम स्टेट और बिशंबर बनाम रूमल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति से संबंधित बाद कौन सा है, तीनों याद होने चाहिए। फिर आईपीसी की धारा, अगर आईपीसी की धारा का थोड़ा सा मैं अभी जिक्र करूं, धारा 20 आपने पढ़ी होगी बीएनएस की, पिछली क्लास में मैंने बताया था, आज भी जिक्र किया है। धारा 20 क्या है, अगर 0 से 7 साल का व्यक्ति हो वो कोई अपराध कर दे तो अपराधी नहीं माना जाएगा।
ये आईपीसी की धारा 82 में था, 20 वाला। धारा 21 में क्या है, धारा कि अगर 7 से 12 साल का कोई बालक है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है अच्छे से, मैच्योरिटी नहीं आई, तो वो भी अपराध करेगा तो उसको भी अपराधी नहीं माना जाएगा। ये सेम जिक्र धारा 83 में हो जाएगा। फिर धारा 22 में क्या हो गया, विकृत है कोई व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, अगर वो कोई अपराध कर दे अपराधी, ये सेम चीज आपकी कहाँ हो जाएगी, जिक्र आपकी धारा 84 में। ऐसे करके बढ़ता है। अनैच्छिक मत्तता, मत्तता, तो ये विकृत चित्तता कहाँ आ गई आपकी, धारा 84 में। इससे संबंधित एक बहुत फेमस बात है, कई बार पूछा जा चुका, आर बनाम मैक्स नॉर्टन। आईपीसी की धारा 84 थी, लेकिन ये बीएनएस की धारा क्या आ गई आपकी, विकृत चित्तता, यानी कि बीएनएस की धारा 22, अभी मैंने जिक्र किया। फिर अनैच्छिक मत्तता में बीएनएस की धारा आ जाएगी आपकी 23, ऐच्छिक मत्तता में बीएनएस की धारा आ जाएगी 24। ऐसे करके तो आगे चल के जैसे ही अगली 1-2 क्लास आएंगी ना, ये आईपीसी हटा दी जाएगी और फिर आपका बीएनएस पर पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन धारा नंबर नहीं पूछते हैं, जैसा मैंने बोला है, यहाँ से पूछा जाता है विषय कि किससे संबंधित ये वाद था, और विषय वहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। अनैच्छिक मत्तता से संबंधित बात कौन सा था, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। स्वैच्छिक मत्तता या ऐच्छिक मत्तता, जो कि बीएनएस की धारा क्या है 24, इससे संबंधित बात क्या है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम था ना, वो पारित होने से पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य होते थे, जिसमें से एक पेप्सू राज्य भी होता था। तो वही बात है। आईपीसी की धारा 88, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, ठीक, ये था। इससे संबंधित बात कौन सा है, सुकरू कविराज का मामला। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सुकरू कविराज का जो वाद है वो किससे संबंधित था, तो सद्भावना पूर्वक कार्य से। आईपीसी की धारा 94, मृत्यु की धमकी द्वारा विवश होकर किया गया कार्य। सपोज करो कोई व्यक्ति है, अब उसको धमकी दे दी कि तुमको हम मार देंगे, नहीं तो तुम ये काम करो। अब वो विवश होकर काम कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, विवश होकर करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। तो अगर वो ऐसा कार्य करता है तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वो कोई हत्या या अन्य संगीन काम ना करते। छोटे मोटे काम करे तो अपराध नहीं माना जाए। अब उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले ली तो फिर तो अपराधी बनाया ही जाएगा, है ना, कि किसी और की जान की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी थी। वही है 94 में इसका जिक्र था कि मृत्यु की धमकी द्वारा विवश होकर किया गया कार्य, हत्या नहीं होनी चाहिए या अन्य संगीन कार्य नहीं होने चाहिए, और कोई कार्य है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। और इसके बारे में जो शब्द है लैटिन भाषा का, वो क्या है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईएसटी मेंस एक्टस। क्या मतलब हुआ, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, यानी किसी और ने दबाव में कराया तो वो कार्य मेरा नहीं माना जाएगा, और कोर्ट भी या कानून भी इसको मानते हैं। आईपीसी की धारा 95, इससे संबंधित शब्द क्या है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरट लेक्स। ये शब्द डायरेक्ट पूछे गए आपके एग्जामों में, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे एक बार जाके देखे, फिर समझ में आएगा इनका महत्व। तो इसका मतलब है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। आईपीसी की धारा 107 किससे संबंधित है, दुष्प्रेरण। और दुष्प्रेरण क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपके बीएनएस में आएंगे। और दुष्प्रेरण से संबंधित बात क्या है, एम्परर बनाम उमी मोहित पांडे। आईपीसी की धारा 120 खा, आपराधिक षड्यंत्र पर संबंधित धारा थी ये। और इससे संबंधित सबसे फेमस बात है विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, है ना। मदन लाल ढींगरा का नाम सुना होगा, करजन बाइली की हत्या कर दी थी इन्होंने, कहाँ पर, लंदन में। बीडी सावरकर भी लंदन में ही थे, यहाँ पर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस था, वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बीडी सावरकर को गिरफ्तार करके इनको जहाज में लेके आ रहे थे, काला पानी ले जाना था, सजा मिली थी। जहाज से आप कूद गए समुद्र में, और समुद्र में कूद गए तो तैर के पहुंच भी गए, देखो बच भी गए समुद्र में, तैर के जहां पहुंचे ना, तो जिस देश में पहुंचे वहां पर भी शासन किसका था, ब्रिटिश का। बोलते हैं ना, ब्रिटिश शासन में इनका सूर कभी डूबता नहीं था,
जो इनका राष्ट्रमंडल बना है ना, इसमें 54 या 55 ऐसे देश हैं शामिल, 53 भी हो सकते हैं, अभी करंट मुझे नहीं पता। तो ये उन्हीं देशों का समूह है जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने शासन किया है राष्ट्रमंडल में। इतने देशों पर इनका शासन था, और ज़्यादा, इससे ज़्यादा उपनिवेश बना रखे थे। आप वहाँ पहुँच गए, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर लाया गया जो अंडमान की सेलुलर जेल है वहाँ पर रखा गया। तो इनके बारे में अभी कांग्रेस और बीजेपी में बहुत चलता है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जो षड्यंत्र केस था इनका, इन पर मुकदमा यहाँ लाके इंडिया में चलाया गया था, नासिक षड्यंत्र केस का। ठीक है, फिर इनको सजा दी गई थी। आगे चलते हैं। तो ये फेमस केस है। आईपीसी की धारा 149, सामान्य उद्देश्य हेतु दोषी। बहुत अंतर है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में। लोग सोचेंगे एक ही बात तो है, बहुत अंतर है। यही कानून की भाषा, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप ऐसा ही बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। इस पर केस था, ठीक है। इस पर जो वाद था सामान्य आशय वाला, वो ये था, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किया था। मैं भी बताया दे रहा हूँ क्या होता है। सपोज करो आप जा रहे हो कि धरना करेंगे, स्टूडेंटों का हो गया, जैसे आपका ये आया था अग्निवीर वाला। अब सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए धरने के लिए, वहाँ पर हिंसा हो गई, तो ये कहलाएगा सामान्य उद्देश्य। इसमें पहले से आपने प्लानिंग नहीं की कि हमें ये करने जा रहे हैं। आप तो गए क्या, धरने के लिए, वहाँ पर हिंसा हो गई, आपने भी पार्टिसिपेट किया, तो आप पर केस तो होगा होगा लेकिन सामान्य उद्देश्य वाला होगा, क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं थी, पहले से एक दूसरे को जान नहीं रहे थे, केवल उद्देश्य सेम था। जबकि सामान्य आशय में क्या होता है, आप 4-5 लोग हो, दोस्त हो, एक जगह लूट की प्लानिंग करते हो, आपस में प्लान करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, वो हो गया सामान्य आशय। इसी को ही एक्सप्लेन किया गया था किसमें, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी। आप लोग देखना पूरी, बार बार देखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी क्लास भी आज की है। फिर आईपीसी की धारा 154, 155 और 156 से संबंधित। तो इसका टाइटल क्या था, प्रतिनिधिक दायित्व का उपबंध। और इससे संबंधित बात क्या है, आर बनाम हिंगिस बात। सीधा पूछते हैं ये बात किससे संबंधित है। अगले उस पर आ जाते हैं, धारा 300 आईपीसी की। ये क्या था, वह परिस्थितियां जिसमें किसी मानव का वध कर दिया और वो अपराध नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये धारा 300 में था। अभी भी ये आगे चल के अपवाद में आ जाएंगे, ये सारे जो धारा आपके 14 से 44 तक हैं उसमें आ जाएंगे। इसमें क्या था, इससे संबंधित बात है केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र। बहुत फेमस बात है। इसमें क्या होता है, भूलवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या भूलवश आपसे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो वो क्या, हत्या नहीं माना जाएगा। दूसरा इससे संबंधित बात क्या था, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। इसमें क्या था कि मृतक की इच्छा है, कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रोग से पीड़ित है, वो आपसे बार बार, आपका दोस्त है, बोला कि मुझे मार दो, आप सच में मार देते उसको, क्योंकि आपको दया आती है कि इसका कष्ट नहीं झेला है, तो आप पर हत्या का केस नहीं चलेगा, क्योंकि मृतक की इच्छा थी और मृतक 18, कम से कम 18 वर्ष से ऊपर का था। ठीक, नाबालिग नहीं था कि नाबालिग व्यक्ति कुछ भी बोले आपने कर। फिर एक रेग बनाम गोविंदाबाद है, इसी से संबंधित है। धारा 299 जो थी ना, आपराधिक मानव वध। जैसा मैंने बोला कि आपराधिक हत्या और हत्या दो धाराएं हैं और दोनों में अंतर है। तो इसी में रेग बनाम गोविंदाबाद में क्या किया गया था, आपराधिक हत्या और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था। धारा 302, हत्या के लिए दंड। इसमें कोर्ट ने बोला था, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें कोर्ट ने एक नया सिद्धांत विकसित किया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का, कि हर केस में, हर हत्या के केस में आप फांसी नहीं दे दोगे। ऐसा हत्या का केस हो जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, मतलब कई रेयर केस में एक केस ऐसा हो जो आपको लगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो, उसी में फांसी दे सकते हो। तो धारा 302 से संबंधित है। बाद का नाम क्या है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत दिया था। धारा 326 भी, अब चूंकि ये धाराएं आपको याद नहीं करनी, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बीएनएस की 4-5 क्लास आ जाएंगी ना, तो ये सारी धाराएं हटा के यहाँ पर मेंशन कर दूंगा बीएनएस धारा। अभी चूंकि आपने बीएनएस भी नहीं पढ़ी है, तो आपको कनेक्ट करने के लिए लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपने एसिड फेंका और फेंकने का प्रयास किया,
इससे संबंधित था लक्ष्मी बनाम भारत संघ, एक दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी, लक्ष्मी ही नाम था उसका, ठीक है। इसी पर था कि एसिड फेंका या फेंकने का प्रयास किया, उस महिला की तो लाइफ पूरी बर्बाद कर दी। तो इस पर वाद था, ये वाद का नाम याद रखना। इसमें कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, राज्य यानी सरकार को निर्देश दिए थे कि इसका पुनर्वास करो, इन लोगों को पैसा दो, क्षतिपूर्ति करो, ठीक है। धारा 376 बलात्कार से संबंधित थी आईपीसी में, अब ये धारा चेंज हो गई। इससे संबंधित बात क्या था, तुकाराम बनाम राज्य, मथुराबाद भी बोलते हैं। 377 निरस्त कर दी गई, समलैंगिकता से संबंधित थी, आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि लेटेस्ट बात है। 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ बात था और इसी बाद में इस धारा को निरस्त किया गया था, ठीक। धारा 497 एडल्टरी से संबंधित थी, इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें क्या था कि अगर सपोज करो एक पति पत्नी है, पति है पत्नी है, अब इस पत्नी का अवैध संबंध है, शादीशुदा होते हुए भी इसका अवैध संबंध किसी पुरुष से है, तो क्या होगा, ये पति इस पुरुष पर केस कर सकता है, ठीक। पत्नी नहीं कर सकती है, तो ये लैंगिक रूप से तटस्थ धारा नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने फिर इसको निरस्त कर दिया। वैसे भी अब जो समय चल रहा है ना, वो ये चल रहा है इच्छा वाला। आप शादीशुदा भी हो ना, पति पत्नी भी हो, उसकी जो इच्छा होगी वो करेगी, आप इस बेस पर क्या कर सकते हो, तलाक ले सकते हो, सिंपल सा है। आगे चलते हैं। तो इस केस का नाम क्या था, जोसेफ साइन बनाम भारत संघवाद 2018। फिर धारा 511 आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है और इससे संबंधित बाद का नाम क्या है, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। ये सारे बात इसलिए कर दिए ना कि इसको अब आप लोग शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर देना, तो 8-10 दिन में ये याद हो जाएंगे कि कौन सा बात किससे संबंधित है, इसलिए पहली क्लास में दे दिया। धारा 99 बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित विषय था। इस बाद में आत्मरक्षा के अधिकार पर संबंधित बहुत सारे वाद हैं। देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आत्मरक्षा से संबंधित धाराएं कौन सी हैं, अभी अगर बीएनएस में बात करो तो धारा 33 से लेके 44 तक हैं। अलग अलग केस हैं, संपत्ति की कभी आप रक्षा कर रहे होते तो आपसे कोई अपराध हो जाए, अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, किसी दूसरे के शरीर की रक्षा कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये धाराएं आएंगी अगली क्लास में तब आपको बताएंगे डिटेल में। बात देख लो, पूरन सिंह बनाम राज्य, मुन्ने खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य और जयदेव बनाम स्टेट, सब क्या है, आत्मरक्षा से संबंधित है। और आखिरी बात है दुष्प्रेरण से संबंधित, राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य। इस बाद में दुष्प्रेरण से संबंधित निर्णय दिया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को 2 या 3 बार देखना क्योंकि पहली क्लास है। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो जिस भी पर्सन को एसआई की तैयारी करनी है, एसआई एग्जाम देना है, उस तक एक क्लास जरूर पहुंचाओ। कम से कम इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो। अगली क्लास आपकी कल ही आ जाएगी। ग्रुप कॉल होगी, जो भी पेड ग्रुप बना दिया गया, जिसे भी ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन करे, पेड ग्रुप में जुड़े, ग्रुप कॉल होगी, आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।